हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर एक्सप्लेशन बेस्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। कस्टम मेड डेमन किंग हैश अध्याय 21 डेमन कॉन्ट्रैक्ट कस्टम मेड डेमन किंग अध्याय 21 डेमन कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन पढ़े सभी पेज नोवेल विन। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। रॉय ने राक्षसों की भाषा में हमला किया था, जो आत्मा पर प्रभाव डालने वाली भाषा थी, जिससे राक्षसों को किसी भी दुनिया में लोगों के साथ संवाद करने की अनुमति मिलती थी। हालांकि नाजुक मानव आत्मा पर राक्षसी भाषा का प्रभाव बहुत ज्यादा था, इसलिए रॉय की दहाड़ ने वहां मौजूद सभी लोगों को झकझोर कर रख दिया। उनके दिमाग सुन्न हो गए, उनके शरीर अस्थिर हो गए और यहां तक कि उनमें से कुछ की नाक से खून बहने लगा। उन्हें ठीक होने में काफी समय लगा। असर बहुत अच्छा था। धीरे धीरे होश में आने के बाद सभी ने रॉय को डर से देखा। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई आवाज करे, बस सन्नाटा था। भीड़ में से एक मोटा आदमी निकला जो थोड़ा मूर्ख लग रहा था। वह साहपूर्वक आगे बढ़ा, रॉय के सामने घुटने टेके और उत्साहित और चापलूसी भरे लहजे में कहा, महान दानव राजा शैतान, यह मैं हूं, आपका सेवक लुसियस, जिसने आपको बुलाया है मेरी प्रार्थनाएं सुनने और दुनिया में आने के लिए धन्यवाद। इस दुनिया में आने के बाद रॉय को अब अपने शरीर पर एक रहस्यमय शक्ति का असर महसूस हो रहा था और यह शक्ति उसे पीछे हटाती हुई लग रही थी। जब वह इसे समझने की कोशिश कर रहा था तो उसने लुसियस की आवाज सुनी और वहीं अवाक रह गया। भगवान के महान दानव राजा शैतान, मुझे ये भी क्यों नहीं पता था कि मेरा ये नाम है। रॉय को प्रतिक्रिया करने में कुछ सेकंड लगे। ये लोग शायद केवल बुलाने की मूल बातें ही जानते थे और उन्होंने इसे आजमाने का फैसला किया। उन्हें नहीं पता था कि दानव दुनिया के रसातल में क्या हो रहा था और उन्हें केवल शैतान का नाम ही पता था, इसलिए उन्होंने बुलाते समय इस नाम को पुकारा। दुर्भाग्य से वे नहीं जानते थे कि अपनी कमजोर जादुई शक्ति से एक सच्चे राक्षस राजा को बुलाना असंभव था। उनका जादुई गठन केवल रसातल के ऊपरी स्तर तक ही पहुंच सकता था जहां रॉय था। भले ही वह रॉय न होता जिसने उनके बुलावे का जवाब दिया होता, यह कोई अन्य निम्न श्रेणी का राक्षस होता। बेशक रॉय को शैतान कहना बहुत हास्यास्पद नहीं था, क्योंकि शैतान का इस्तेमाल सभी राक्षसों को संदर्भित करने के लिए भी किया जा सकता है। संक्षेप में, रसातल में शैतान नाम का कोई राक्षस राजा नहीं था। यहां तक कि अगर ऐसा कोई राक्षस राजा होता भी तो वह राक्षस सभी संबंधों का जवाब देने में बहुत व्यस्त होता, क्योंकि ज्यादातर संबंधकर्ता केवल यही नाम जानते थे। रॉय को उनकी गलतफहमी दूर करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने सिर्फ अधीरता से पूछा, आपने मुझे क्यों बुलाया। ये सुनकर लुसियस ने अपना सिर उठाया और कट्टरता से रॉय की ओर देखा। मेरे प्रभु, कृपया मुझे शक्ति, अनंत जीवन प्रदान करें और मुझे दुनिया का शासक बनने दें। बदले में हम अपने शाश्वत स्वामी के रूप में आपकी सेवा करेंगे। न केवल लुसियस बल्कि काले लिबादे पहने सभी लोग रॉय के सामने घुटने टेककर बैठ गए। रॉय को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वह ये सोचे बिना नहीं रह सका कि क्या लुसियस ने गलत समझा है कि दानव क्या होता है। उसका अनुरोध था शक्ति, अनंत जीवन और दुनिया का शासक बनना, और बदले में लुसियस केवल इतना ही देने को तैयार था कि वह रॉय की सेवा अपने स्वामी के रूप में करे। बकवास, कुछ इतना अच्छा है कि राक्षस भी इसे चाहते हैं। मैं इसे तुम्हें कैसे दे सकता हूं। पहले संबंध के दौरान रॉय ने अपने मूल्यों को पुनः संरेखित किया। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि रॉय अब केवल एक निम्न श्रेणी का राक्षस था। भले ही कोई सच्चा राक्षस राजा आया हो, लुसियस की तीव्र भूख ने शायद उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया होगा। दरअसल रॉय को यह नहीं पता था कि उसकी वर्तमान उपस्थिति ने गलतफहमी में योगदान दिया था। वायरस को मजबूत करने और सिस्टम द्वारा संशोधनों के बाद रॉय का वर्तमान शरीर ताकत की भावना से भरा हुआ था। उसकी मांसल बनावट, क्रूर दांत और पंजे और विशाल राक्षस पंख लुसियस और अन्य लोगों की कल्पना के अनुसार शैतान के समान दिखते थे। चूंकि उन्हें राक्षसों के बारे में समझ की कमी थी, इसलिए उन्होंने रॉय की ताकत का गलत अनुमान लगाया और गलत तरीके से मान लिया कि रॉय सर्वशक्तिमान है। इस प्रकार उन्होंने हास्यास्पद अनुरोध किया। रॉय को आश्चर्य हुआ जब लुसियस के अनुरोध पर एक राक्षस अनुबंध उसके सामने प्रकट हुआ। दानव अनुबंध एक भेड़ की खाल से बना स्क्रॉल था जो काली रोशनी से चमक रहा था। रॉय को लगा कि स्क्रॉल से वही ऊर्जा निकल रही है जो गेट ऑफ एबिस से निकलती है, और हो सकता है कि यह स्क्रॉल दुनिया भर में उसके भ्रमण से बना हो। स्क्रॉल पर दानव भाषा में लिखा अनुबंध था और रॉय भी अनुबंध की सामग्री को स्पष्ट रूप से समझ सकता था। इसमें उल्लेख किया गया था कि अगर रॉय लुसियस की इच्छा को पूरा कर सकता है और उसके साथ सौदा कर सकता है तो वह इस दुनिया के प्रतिकर्षण को अनदेखा कर सकता है और अनुबंध पूरा होने तक यहाँ रह सकता है। अन्यथा रॉय को दुनिया की शक्ति द्वारा निष्कासित किया जाता रहेगा। दुनिया की ताकत, अनुबंध की ताकत, बहुत ही जादुई चीज। आखिर किसने बनाया ये नियम। हालांकि रॉय को इससे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसे इससे ज्यादा कुछ भी आश्चर्यचकित नहीं कर सकता था, क्योंकि वह एक राक्षस के रूप में पुनर्जन्म ले चुका था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह सिर्फ इस दुनिया में रहने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगा। लुसियस द्वारा अनुबंध की शर्तें बहुत ही हास्यास्पद थीं। रॉय ने सिर्फ राक्षसों द्वारा मनुष्यों को अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए लुभाने के बारे में सुना था। इसके अलावा अनुबंध पर उसके विचारों के अनुसार हस्ताक्षर किए जाने थे। रॉय ने अपनी आंखें घुमाई और अचानक हंस पड़े। चूंकि रॉय एक राक्षस था, इसलिए उसकी हंसी स्वाभाविक रूप से दुष्ट लग रही थी। जैसे ही लुसियस और वहां मौजूद लोग उसकी हंसी से घबरा गए, रॉय ने कहा, अनंत जीवन, यहां तक कि देवता भी अंततः नष्ट हो जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें अनंत जीवन मिल सकता है? अगर यह संभव भी हो तो क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें इसकी क्या कीमत चुकानी होगी? कौन सी कीमत? लुसियस ने रॉय को शून्य दृष्टि से देखा। मुझे 10 करोड़ आत्माएं दो और मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। रॉय ने सीधे आकाश की मांग की। लुसियस अचंभित रह गया और गहरी सांस ली कि कैसे संभव है। लेन देन निष्पक्ष होना चाहिए, रॉय ने व्यंग्य किया। अनंत जीवन की कीमत चुकानी पड़ती है, अन्यथा आपको क्या लगता है कि आपकी गंदी और लालची आत्मा की कीमत क्या है? लुसियस के हैरान चेहरे को देखकर रॉय ने अपना स्वर बदला। बेशक, एक और प्रस्ताव है, मुझे 100 आत्माएं दो और मैं तुम्हें 100 साल की जिंदगी दूंगा। जब लुसियस ने ये सुना तो वह होश में आया। वह रॉय की 100 मिलियन आत्माओं की शर्त सुनकर चौंक गया था और अब उसे तुरंत ये भ्रम हुआ कि वह शायद रॉय की 100 आत्माओं की शर्त को पूरा कर सकता है।
इस बात की परवाह किए बिना कि लुसियस को भ्रम हो रहा था या नहीं, रॉय ने उसे प्रेरित करना जारी रखा। तो इस विधि का उपयोग करके आप 100 साल का जीवन प्राप्त कर सकते हैं, और फिर आप इन 100 वर्षों का उपयोग धीरे धीरे आत्माओं को इकट्ठा करने और लेन देन को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। यदि 100 साल पर्याप्त नहीं है तो हम इसे 200 या 300 साल तक बढ़ा सकते हैं, जब तक कि आपके पास पर्याप्त आत्माएं न हो। फिर हम विनिमय कर सकते हैं और आपको अनंत जीवन मिलेगा। ठीक है, चलो इस विधि का उपयोग करते हैं। लुसियस उत्साह में जल्दी से खड़ा हो गया। रॉय ने पूछा, क्या आप वाकई इस लेन देन पद्धति का उपयोग करना चाहते हैं? हाँ, चलो इसका इस्तेमाल करते हैं। लुसियस ने बिना सोचे समझे सहमति में सिर हिला दिया। लुसियस सिर्फ इतना ही सोच पा रहा था कि उसे 100 साल की जिंदगी मिलेगी। आखिरकार इंसानों के लिए 100 साल काफी होते हैं। हालांकि उसे यह एहसास नहीं था कि रॉय ने उसे अपनी मूल इच्छा को अनंत जीवन दिए जाने से बदलकर जीवन के लिए आत्माओं का आदान प्रदान करने के लिए सफलतापूर्वक प्रेरित किया था। दानव अनुबंध पर देना और विनिमय दो बिल्कुल अलग अर्थ थे। रॉय के लिए इन इच्छाओं की कठिनाई पूरी तरह से अलग थी। वह अनंत काल तक जीवित नहीं रह सकता था, इसलिए वह लुसियस को अनंत जीवन कैसे दे सकता था? इसके बजाय लुसियस के जीवन को लंबा करना अधिक प्रबंधनीय था। सबसे खराब स्थिति में उसे बस एक और वायरस बनाने की जरूरत थी, एक सरल संस्करण, और फिर अनुबंध को पूरा करने के लिए लुसियस को वायरस इंजेक्ट करना था। खैर, ज़ॉम्बी भी लंबे समय तक जीवित रहते हैं। क्या मनुष्य बहुत लालची है या राक्षस बहुत चालाक है? खुद रॉय भी अब स्पष्ट नहीं था। कस्टम मेड डेमन किंग हैश अध्याय 22 ड्रैकुला। कस्टम मेड डेमन किंग अध्याय 22 ड्रैकुला। ऑनलाइन पढ़ें सभी पेज। उपन्यास बिन। अनुवादक एटलस स्टूडियोज। संपादक एटलस स्टूडियोज। ऐसा इसलिए था क्योंकि लोगों की जरूरतें और इच्छाएं थी, चाहे वह शक्ति की बात हो या हमेशा जवानी की। वे हमेशा उन चीजों को पाने के तरीके खोजते रहते थे जिन्हें वे हासिल नहीं कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। इसलिए दानव आह्वान का जन्म हुआ। आमतौर पर जो लोग राक्षसों को बुलाते थे वे अच्छे लोग नहीं थे। शुद्ध और दयालु दिल वाले लोग कभी भी राक्षसों से मदद लेने के बारे में नहीं सोचेंगे। केवल कुटिल दिल वाले और स्वभाव से बुरे लोग ही अपनी आत्मा राक्षसों को बेचेंगे। लुसियस एक ऐसा ही व्यक्ति था, यहां तक कि रॉय नामक राक्षस भी उससे घृणा करता था। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि राक्षसों को लुसियस जैसे लोगों की जरूरत थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से यह गारंटी मिलती थी कि राक्षस दूसरी दुनिया में रह सकते हैं। रॉय इस दुनिया में रहकर चारों ओर देखना चाहता था, लेकिन वह लुसियस के अनुरोध को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर सकता था। इसलिए उसने लुसियस को अनुबंध की शर्तों को बदलने के लिए प्रेरित करने के लिए छल का इस्तेमाल किया। अब रॉय को थोड़ा समझ में आ गया कि क्यों कई धर्मों में शैतानों को झूठ और धोखे से जोड़ा जाता है। शैतान स्वभाव से ऐसे नहीं होते, बल्कि परिस्थितियों के कारण ऐसे होते हैं। जब वे इन अत्यधिक लालची लोगों से मिलते हैं तो उन्हें ऐसा होना ही पड़ता है। रॉय को लगा कि लुसियस को उसका आभारी होना चाहिए। अगर रॉय ने रसातल के द्वार पर छोटे दानव को खत्म नहीं किया होता और बुलावे का जवाब नहीं दिया होता तो लुसियस और उसके लोग उस छोटे दानव से मिलते। उस समय लुसियस और बाकी लोगों के पास केवल थोड़ा सा खून और आंतरिक अंग ही चढ़ावे के तौर पर होते। वे अपनी आत्मा को बेचने के लिए अनिच्छुक थे और केवल थोड़ी सी वफादारी की पेशकश करते थे। लेकिन वे इतने दुस्साहसी थे कि वे अनंत जीवन और दुनिया पर नियंत्रण की मांग करते। वह छोटा दानव इतना क्रोधित होता कि उन सभी को टुकड़े टुकड़े कर देता। आपको इस पर संदेह नहीं करना चाहिए, एक छोटा सा दानव भी आम इंसानों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। लुसियस और बाकी लोगों को मारना आसान होता। किसी राक्षस को बुलाने से किसी को भी प्रतिक्रिया मिलना असामान्य नहीं था, क्योंकि ज्यादातर राक्षस हिंसक और अराजक थे। जब दानव को पता चलता कि वह किसी अनुबंध में प्रवेश नहीं कर सकता तो वह उस दुनिया की शक्ति द्वारा प्रतिकर्षित और निष्कासित किए जाने की परवाह किए बिना बुलाने वाले को मार देता और उनकी आत्मा को खा जाता। इसलिए जब किसी बुलाने वाले के पास किसी राक्षस से बचाव करने की ताकत नहीं होती तो किसी राक्षस को बुलाना बहुत खतरनाक होता था। शायद केवल रॉय में ही इतना धैर्य होगा कि वह लुसियस से अनुबंध में संशोधन करने के लिए बात कर सके। दानव दुनिया के रसातल में दानव और शैतान वास्तव में एक ही जाति के थे। केवल अंतर यह था कि कुछ दानवों में अधिक बुद्धि थी और वे समस्याओं को हल करने के एकमात्र साधन के रूप में केवल हिंसा के बजाय रणनीति का उपयोग करना जानते थे। वे अधिक तर्कसंगत लगते थे, इसलिए मनुष्य उन्हें शैतान कहते थे। सख्ती से कहें तो रॉय को भी शैतान कहा जा सकता है। जिस क्षण लुसियस ने अपनी इच्छा बदली, दानव अनुबंध पर लिखे शब्द स्वाभाविक रूप से बदल गए। अनुबंध का विवरण ये था कि लुसियस रॉय को किसी भी गुणवत्ता की 100 आत्माएं प्रदान करेगा। बदले में रॉय लुसियस को 100 साल का जीवन देगा। रॉय के अधीन अनुबंध की कोई समय सीमा नहीं थी। इसका मतलब यह था कि जब तक लुसियस रॉय को अनुबंध में निर्धारित 100 आत्माएं प्रदान नहीं करता, तब तक रॉय इस अनुबंध का उपयोग दुनिया की शक्ति से प्रतिकर्षण का विरोध करने और यहां रहने के लिए कर सकता था। इतना ही नहीं, रॉय ने शब्दों में हेराफेरी करके ये सुनिश्चित किया था कि उसे लुसियस को केवल 100 साल की जिंदगी देनी है, न कि 100 साल की अतिरिक्त जिंदगी। ये देखते हुए कि लुसियस पहले से ही 40 साल का था, रॉय को उसे केवल 60 साल की जिंदगी देनी थी अगर वह अनुबंध को पूरा करने में कामयाब हो जाता। लुसियस के राक्षस अनुबंध को देखने में सक्षम होने के बावजूद यह उनके बीच एक समझौता था। राक्षस अनुबंध रसातल के द्वार से शक्ति द्वारा निर्मित एक अभिव्यक्ति थी और स्वाभाविक रूप से राक्षसों के प्रति पक्षपाती थी, इसलिए वह उस पर लिखे राक्षस को पहचान नहीं सका। लुसियस केवल अनुबंध को अबूझ भाव से देख सकता था। अंत में रॉय ने अपनी चमकदार नाखून को बाहर निकाला और लुसियस को हस्ताक्षर करने के लिए अनुबंध पर एक खाली जगह की ओर इशारा किया। अनुबंध केवल लुसियस के हस्ताक्षर के साथ पूरा हो गया था। रॉय को हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसका नाम शुरू से ही दानव अनुबंध पर दिखाई दिया था। हालांकि इसमें उसका पूरा असली दानव नाम नहीं दिखाया गया था, बल्कि उसके असली नाम ओसिरिस का केवल अंतिम भाग दिखाया गया था। लुसियस द्वारा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद यह आग की लपटों में घिर गया और जलकर खाक हो गया, जिससे संकेत मिलता है कि अनुबंध आधिकारिक रूप से प्रभावी हो गया था और रॉय को जो घृणा की भावना महसूस हो रही थी वह धीरे धीरे गायब हो गई। लुसियस ने आज जो कुछ भी किया वह बहुत ही नर्वस करने वाला और रोमांचक था, इसलिए उसका गोल मटोल चेहरा पसीने और तेल से लथपथ था, जिससे वह उस आग में चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें बुखार से भरी हुई थीं, क्योंकि वह लौ को राक्षस अनुबंध को निकलते हुए देख रहा था, जबकि वह बुदबुदा रहा था। ये वास्तव में संभव है, ये वास्तव में संभव है। मैंने भी एक राक्षस के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, अब मुझे उस शापित पिशाच से डरने की जरूरत नहीं है।
लुसियस को यह बात जोर से नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन उत्तेजना में उसने यह बात बोल दी। बेशक रॉय ने यह सुना और उसका दिल धड़क उठा। तुम्हारा मतलब है कि दूसरों ने भी एक राक्षस के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? पिशाच के बारे में यह क्या है? रॉय की क्रूर नजर से लुसियस डर गया और अनजाने में 2 कदम पीछे हट गया। उसने डरते हुए जवाब दिया, हाँ मेरे प्रभु, मेरा मतलब ड्रैकुला था। पिशाच काउंट ड्रैकुला। शहर में अफवाहें हैं कि वह विलेलिस परिवार के पूर्वज का बेटा है। 400 साल पहले वह एक पिशाच बन गया और एक राक्षस के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करके अनंत जीवन और शक्ति प्राप्त की। पिशाच काउंट ड्रैकुला। रॉय ये सुनकर दंग रह गया। क्या हो रहा है? अपनी शंकाओं को छिपाते हुए रॉय शांत रहे और उन्होंने मजाकिया लहजे में पूछा, ओह, तो जब आप मूल रूप से अनंत जीवन चाहते थे तो आप वास्तव में पिशाच बनना चाहते थे? नहीं नहीं, लुसियस ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। पिशाच जैसे जीव मूल रूप से राक्षस हैं। मैं ऐसा नहीं बनना चाहता। जीवन के लिए आत्माओं का आदान प्रदान करना बेहतर है। मैं चच द्वारा शिकार नहीं होना चाहता। रॉय ने एक और शब्द सुना, चच। रॉय को पहले संदेह था कि उसे एबिस के द्वार से धरती जैसी दुनिया में बुलाया गया है। आखिरकार लुसियस और धरती के इंसानों जैसे दिखने वाले अन्य लोगों को देखकर रॉय इस तरह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। पिशाच, ड्रैकुला और चच जैसे कीवर्ड सुनने के बाद उसका संदेह और बढ़ गया। रॉय ने और अधिक जानकारी प्राप्त करने का निर्णय लिया। आपको इतना डरा हुआ देखकर क्या वह पिशाच आप लोगों पर हमला कर रहा है? हाँ मेरे प्रभु, लुसियस ने घबराते हुए रुमाल निकाला और अपने सिर का पसीना पोंछा। पिछले 400 सालों से हमारे शहर को हमेशा पिशाचों द्वारा परेशान किया जाता रहा है। हालांकि तब ड्रैकुला एकमात्र पिशाच था और उसे बहुत अधिक रक्त की आवश्यकता नहीं थी। शहर की आबादी के कारण यह कोई समस्या नहीं थी। हालांकि हाल के दशकों में ड्रैकुला ने 3 और पिशाच दुल्हनें हासिल की हैं और उनके हमले अधिक से अधिक बार होने लगे हैं। हर दिन कई लोग अपना खून चूसने से मर जाते हैं और शहर की आबादी कम हो गई है। इस डर से शहर खत्म हो जाएगा। क्या तुमने भागने के बारे में नहीं सोचा? रॉय ने पूछा। यह असंभव है। भागने वाले सभी लोग ड्रैकुला द्वारा मारे गए थे। वह इस शहर के लोगों को अपने पशुओं की तरह मानता है, इसलिए वह हमें कैसे जाने दे सकता है? लुसियस ने कड़वाहट से समझाया। इसके अलावा शहर में लगभग हर कोई गरीब है और अन्य स्थानों पर भागने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन तुमने चच के अस्तित्व का जिक्र किया है। रॉय को संदेह बढ़ता गया, लेकिन उसने आगे भी जांच जारी रखी। क्या चच पिशाचों को बेलगाम घूमने की अनुमति देता है? बिल्कुल नहीं। लुसियस ने अपना सिर हिलाया। ड्रैकुला के पिशाच बन जाने के बाद विलेलिस परिवार के पूर्वज आत्मनिंदा करने लगे और चच चले गए। वह अपने इकलौते बेटे को मारना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भगवान से कसम खाई थी कि उनके वंशज ड्रैकुला को मार देंगे। अगर वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो परिवार की सभी आत्माएं स्वर्ग नहीं जा पाएंगी। इस शपथ के कारण चच ने ड्रैकुला से निपटने के लिए विलेलिस परिवार को सहमति दे दी है और कोई मदद नहीं भेजी है। लेकिन अब स्थिति थोड़ी अलग है। लुसियस ने आगे कहा, विलेलिस परिवार 400 सालों से ड्रैकुला को मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और वे एक एक करके उसके हाथों मारे गए हैं। एक बार बड़ा विलेलिस परिवार अब सिमटकर सिर्फ 2 सदस्यों तक रह गया है। विलेलिस परिवार के गायब होने में बस कुछ ही समय बाकी है। ये जानने के बाद चच को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ और आखिरकार किसी को भेजा। चूंकि चच ने किसी को भेजा है तो फिर तुम कैसे किसी राक्षस को बुलाने की हिम्मत कर सकते हो? रॉय हंसा। क्या तुम मौत को दावत नहीं दे रहे हो? रॉय को अब संदेह हो गया था कि लुसियस एक राक्षस को धोखा देने की कोशिश कर रहा था। नहीं नहीं मेरे प्रभु, कृपया गलत मत समझिए। लुसियस ने रॉय के संदेह को समझा और घबराहट में समझाया, चच ने किसी को भेजा था, लेकिन आप जानते हैं कि उन्होंने किसे भेजा है? ये वैन हेल्सिंग है। वह बस एक और राक्षस है। शहर के लोग नहीं चाहते थे कि वह दिखाई दे, क्योंकि अगर वह विफल रहा तो ड्रैकुला शहर पर अपना गुस्सा निकालेगा और इसे पूरी तरह से नष्ट कर देगा। अब हमारे पास आपके पास जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। Custom made Demon King #Chapter 23. How is a high quality soul formed? Read Custom made Demon King Chapter 23. How is a high quality soul formed? ऑनलाइन ऑल पेज नॉवल बिन। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। जब लुसियस ने ड्रैकुला और उसकी 3 दुल्हनों का जिक्र किया तो रॉय को एक पूर्वाभास हुआ। निश्चित रूप से जब उसने वैन हेल्सिंग का नाम सुना तो उसने आखिरकार पुष्टि की कि वह शायद वैन हेल्सिंग फिल्म की दुनिया में आ गया है। यद्यपि रॉय ऊपर से शांत दिख रहा था, फिर भी उसका दिल लगातार धड़क रहा था। उसने सोचा था कि वह केवल राक्षसों की दुनिया में पुनर्जन्म लेता है और उसने गहराई से नहीं सोचा। अब बुलावे के बाद उसे एहसास हुआ कि चीजें उतनी सरल नहीं थी जितनी उसने सोची थी। फिल्में मूलतः काल्पनिक होती हैं। गेट ऑफ द एबिस को इंसानों की कल्पना की दुनिया से क्यों जोड़ा गया? अगर वैन हेल्सिंग की दुनिया है तो क्या इसका मतलब यह है कि अन्य काल्पनिक दुनियाएं भी हैं? और दानव दुनिया का रसातल, क्या वह भी एक काल्पनिक जगह है? क्या वास्तविक है और क्या वास्तविक है? रॉय का दिमाग इतना गड़बड़ हो गया था कि वह सुन ही नहीं पाया कि लुसियस ने बाद में क्या कहा। लुसियस ने देखा कि रॉय थोड़ा विचलित था और अधिक बेचैन हो गया था। वह वास्तव में ट्रांसिल्वेनिया का मेयर था और शहर में बचा हुआ एकमात्र कुलीन व्यक्ति था। शहर को लगातार पिशाचों से खतरा था, लेकिन वह बच नहीं सकता था और उसे अपनी जान का डर था। इसलिए वह हर दिन भगवान से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। हताशा में उसने राक्षसों से मदद मांगने के बारे में सोचा था। शुरुआत में लुसियस ने पिशाच काउंट ड्रैकुला को मारने के लिए एक राक्षस को बुलाना चाहा था। एक राक्षस से दूसरे राक्षस से निपटना था। हालांकि राक्षस रॉय को सफलतापूर्वक बुलाने पर उसे अचानक वह अफवाह याद आ गई जिसने ड्रैकुला को बनाया था। उसके दिल में लालच बढ़ने लगा और वह अब सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए पिशाच को मारने से संतुष्ट नहीं था। इसके बजाय वह पिशाच की तरह अनंत जीवन प्राप्त करना चाहता था। अचानक उसे एहसास हुआ कि यह बात थोड़ी अजीब लग रही थी कि उसने एक राक्षस को बुलाया था, जबकि चच ने पहले ही पिशाच से निपटने के लिए किसी को भेज दिया था। यदि यह राक्षस गलत समझ ले, ये सोचे कि उसने उसे धोखा दिया है, क्रोध में आकर अनुबंध तोड़ दे और उसे मार डालने का निर्णय ले ले, तो वह क्या करेगा? लुसियस को नहीं पता था कि रॉय उस समय क्या सोच रहा था। उसे बस इतना ही एहसास था कि माहौल बहुत ही ज्यादा दबाव वाला था, इसलिए वह रॉय के फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अचानक लुसियस को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर को सहारा दे रही है, जिससे वह हवा में तैरने लगा और घबरा गया।
साइकोकाइनेसिस का इस्तेमाल करते हुए रॉय ने लुसियस को अपने सामने खींच लिया और उसकी राक्षसी आंखें उसे घूर रही थी, जिससे लुसियस को डर लगने लगा। थोड़ी देर बाद रॉय ने पूछा, क्या बाहर दिन है या रात? रात हो गई है, रात, लुसियस ने पसीना बहाते हुए जल्दी से जवाब दिया। धमाका! रॉय ने साइकोकाइनेसिस रोक दिया और लुसियस का मोटा शरीर जमीन पर गिर गया। रॉय ने अपने पंख फैलाए, अपने ऊपर की लकड़ी की छत को तोड़ दिया और आसमान में उड़ गया। लुसियस ने जो जादुई संरचना बनाई थी वह उसके मनो के तहखाने में थी। आखिरकार इन दुष्ट अनुष्ठानों के बारे में कोई नहीं जान सकता था। जब लुसियस ने रॉय को उड़ते हुए देखा तो वह घबरा गया। उसे डर था कि कहीं दूसरे लोग रॉय को देखकर यह न समझ ले कि उसने एक राक्षस को बुलाया है, इसलिए लुसियस ने जल्दी से सीढ़ियों के पीछे से उसे भगा दिया। हालांकि सीढ़ियों पर कुछ कदम चढ़ने के बाद लुसियस को अचानक कुछ याद आया और वह तुरंत पीछे मुड़ा। उसने अपने लबादे के नीचे से 2 फ्लिंटलॉक निकाले और उन्हें उन लबादे वाले व्यक्तियों की ओर तान दिया जिन्होंने बुलाने की रस्म में भाग लिया था। माफ करना देवियों, मैं इसे फैलने नहीं दे सकता, इसलिए कृपया मर जाओ। लुसियस ने गोली चला दी। लुसियस एक साधारण व्यक्ति था जिसके पास जादुई शक्ति नहीं थी। वह अपने आप ही कैसे संबंध को सक्रिय कर सकता था? जादुई संरचना का सक्रिय होना उसका अपना काम नहीं था, बल्कि काले लबादे वाली इन महिलाओं का काम था। वे चुड़ैलें थीं और इन चुड़ैलों में स्वाभाविक रूप से कमजोर जादुई शक्ति थी और जादुई संरचना को सक्रिय करने के लिए उन्हें हाथ मिलाना पड़ा। ये चुड़ैलें वे अंगरक्षक थी जिन्हें लुसियस ने काउंट ड्रैकुला से बचाने के लिए गुप्त रूप से नियुक्त किया था। लेकिन अब जब उन्होंने राक्षस को देखा था तो लुसियस उन्हें अपने साथ नहीं रख सकता था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रिगर खींच दिया और उन सभी को अपने तहखाने में मार डाला। और क्योंकि लुसियस और रॉय ने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, इन मृत चुड़ैलों की आत्माएं उस गड्ढे से बाहर निकल आई जिसे रॉय ने उसकी खोज में छोड़ा था। लुसियस एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन वह वास्तव में प्रकाश की इन गेंदों को देख सकता था। जब वह ये सब देख रहा था तो उसका जबड़ा खुला रह गया। फिर उसे याद आया कि उसे क्या करना है और वह भागने लगा। लुसियस के घर की ऊंची छत पर रॉय बैठा हुआ था। अब सर्दी का मौसम था और छत पर सफेद बर्फ जमी हुई थी। मौसम ठंडा था और आसमान धूसर था। न तो चांद दिख रहा था और न ही तारे। लेकिन रॉय ने मुट्ठी भर बर्फ पकड़ी और महसूस किया कि चीजें कितनी असली हैं। बर्फ उसके हाथों में पिघल गई और पानी की बूंदें बन गईं। हर कदम और हर इशारा इतना स्वाभाविक था। ट्रांसिल्वेनिया का छोटा शहर पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। चूंकि लुसियस ही एकमात्र बचा हुआ कुलीन था, इसलिए उसकी जागीर ऊंची जमीन पर बनाई गई थी। रॉय छत पर बैठा था और इस ऊंचाई से पूरे शहर को देख सकता था। वह छोटे से शहर में छोटी छोटी टिमटिमाती लपटें और पतला धुआं देख सकता था। ये धुआं लोगों द्वारा गर्मी के लिए लकड़ी जलाने से निकल रहा था। रॉय ने इस दृश्य को कुछ उलझन के साथ देखा। सब कुछ इतना वास्तविक लग रहा था, फिर भी इतना अवास्तविक लग रहा था। जब उसे पता चला कि जिस दुनिया में वह प्रवेश कर चुका है उसका कथानक वैन हेल्सिंग फिल्म जैसा ही है, तो रॉय को लगा कि वह जो अनुभव कर रहा था वह उन अनंत उपन्यासों के समान था। जो बात अलग थी वो ये कि उसने किसी भगवान को नहीं देखा था और न ही उसे कोई मिशन सौंपा गया था। वो इस दुनिया में सिर्फ एक लालची इंसान की वजह से आया था जिसने एक राक्षस को बुलाया था। रॉय को इस बात पर हैरानी हुई कि उसे अचानक समझ नहीं आया कि इस दुनिया में उसे क्या करना चाहिए। 4 आत्माएं बाधाओं को पार करके ऊपर आई और रॉय के बगल में हवा में लटक गई। रॉय को एक नजर में ही समझ आ गया कि ये वही आत्माएं थी जिन्हें लुसियस उसके सामने पेश कर रहा था। रॉय को उम्मीद नहीं थी कि लुसियस अपने माताहतों को मार डालेगा। एक आत्मा को पकड़ने के बाद रॉय ने उसे तुरंत अपने मुंह में डाल दिया और आत्मा को खाने से मिलने वाले आनंद को महसूस करना शुरू कर दिया। उसे अचानक समझ में आ गया कि चाहे ये कल्पना हो या वास्तविकता, वह एक राक्षस के रूप में जी रहा था। इसलिए उसे बस एक राक्षस की तरह जीना चाहिए। उसे आगे देखने की जरूरत नहीं थी, उसे बस आत्माओं को इकट्ठा करना था। स्वादिष्ट आत्मा ने रॉय को होश में ला दिया। उसने बाकी 3 आत्माओं को पकड़ा और उन्हें देखा। उसने पाया कि भले ही ये कम गुणवत्ता वाली आत्माएं थीं, लेकिन ये तीनों अभी भी उन आत्माओं से बड़ी थी जिन्हें उसने पहले पाया था। यहां तक कि जिस आत्मा को उसने अभी अभी खाया था उसने सिस्टम इंटरफेस में उसकी जादुई ऊर्जा सीमा को 1.2 तक बढ़ा दिया। क्या इसका मतलब यह है कि मानव आत्माएं दानव आत्माओं से ज्यादा शक्तिशाली हैं? रॉय ने अविश्वास में सोचा, क्या इसका कारण यह है कि मनुष्य दानवों से ज्यादा भावुक होते हैं? इस विचार के साथ रॉय को अचानक समझ में आ गया कि दानव दुनिया में रसातल के द्वारा अन्य दुनियाओं से कैसे जुड़ सकते हैं। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि दानव जानते थे कि मानव आत्माएं बेहतर हैं और इसलिए वे मानव आत्माओं का शिकार करने के लिए अन्य दुनियाओं में प्रवेश करना चाहते थे? रॉय जब सोच रहा था, लुसियस भारी सांस लेते हुए छत पर चढ़ गया। उसके जैसे मोटे व्यक्ति के लिए यह बहुत मुश्किल था। मास्टर, लुसियस रॉय को नीचे जाने के लिए राजी करना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे शुरू करे। रॉय जानता था कि वह क्या चाहता है, लेकिन ऐसा करने का उसका इरादा नहीं था। मैं एक राक्षस हूं, इसलिए मुझे आपकी भावनाओं की परवाह क्यों करनी चाहिए? लेकिन इस समय रॉय को अचानक पता चला कि लुसियस से एक हल्की सी खुशबू आ रही है। ये खुशबू बहुत हल्की थी, लेकिन रॉय के मुंह में पानी लाने के लिए काफी थी। रॉय को शुरू में लगा कि यह एक गलतफहमी है। एक मोटा बदबूदार पसीने से लथपथ आदमी उसे ऐसा कैसे महसूस करा सकता है? लेकिन फिर रॉय को एहसास हुआ कि यह गंध उसके शरीर से नहीं बल्कि उसकी आत्मा से आ रही थी। ये याद करते हुए कि लुसियस ने अभी अभी उसके अधीनस्थों को मार डाला था और 4 आत्माओं का योगदान दिया था, रॉय को अचानक ज्ञान की एक किरण दिखाई दी। क्या यह उसकी भ्रष्टता है जो उसकी आत्मा से ये दुर्गंध आ रही है? Custom made Demon King #Chapter 24. The appearance of a vampire. Read Custom made Demon King Chapter 24. The appearance of a vampire online और पेज नॉवल बिन। अध्याय 24, एक पिशाच का प्रकट होना। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। रॉय को इस बात का 100% यकीन नहीं था कि लुसियस की आत्मा उच्च गुणवत्ता वाली आत्मा में बदल रही है और लुसियस के अभी भी जीवित होने के बावजूद रॉय एक दानव उसके शरीर से उसकी आत्मा की गंध सूंघ सकता था। ये सूंघते ही रॉय की लार टपकने लगी। उसका शरीर सहज रूप से उससे कह रहा था, जल्दी करो, इस आत्मा को पकड़ो। हालांकि उसके विवेक ने उससे कहा, नहीं, अभी समय नहीं आया है। तुम्हें अभी भी लुसियस, इस ठेकेदार की जरूरत है और उसकी आत्मा अभी तक अपनी सबसे मनोरम अवस्था में नहीं पहुंची है।
ये ठीक इसलिए था क्योंकि वह उसकी आत्मा की गंध से आकर्षित था, इसलिए रॉय लुसियस को भूखी निगाहों से देख रहा था। जब लुसियस की आंखें रॉय से मिली तो लुसियस को अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई। उसे लगा जैसे कोई भयंकर और खतरनाक जानवर उसे घूर रहा है। यह उसकी छठी इंद्री की सहज चेतावनी थी। लुसियस अनजाने में पीछे की ओर खिसक गया, लेकिन रॉय के बड़े हाथ ने उसे पकड़ लिया और अपने पास खींच लिया। तुम्हें किस बात का डर है? रॉय ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। नहीं, कुछ नहीं, लुसियस किया। हालांकि उसे कहना पड़ा कि उसे अपने फैसले पर वाकई पछतावा है, क्योंकि अब उसे पता चल गया है कि एक राक्षस के साथ लेन देन करना जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा डरावना था। हालांकि रॉय अब पूरी तरह से समझ गया था और उसने वैसा ही व्यवहार किया जैसा कि राक्षस होने का मतलब होता है। वह जोर से हंसा और जैसे कि वह लुसियस के मन की बात पढ़ रहा था, उसने उसे धीमी आवाज में कहा, तुम्हें लगता है कि तुम अब भी पीछे मुड़ सकते हो? ये बेकार है। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद तुम्हारा शरीर पहले से ही राक्षसी आभा से ढका हुआ है। चर्च के लोगों की नजर में तुम अंधेरे में जुगनू की तरह हो। लुसियस की मनोवैज्ञानिक रक्षा पंक्ति तुरंत ही बिखर गई। लुसियस को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि रॉय उसे धोखा दे रहा है। हालांकि शैतानी आभा वास्तविक हो सकती है, लेकिन उसे नहीं पता होगा कि चर्च के वे लोग कितने शक्तिशाली थे। लुसियस को पीड़ा में देखते हुए रॉय ने ठंडे स्वर में उपहास किया, शांत रहो। हो सकता है कि राक्षस वास्तव में बुरे हो, लेकिन राक्षस जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा अनुबंध का पालन करते हैं। चूंकि तुमने मुझे बुलाया है और अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, तो मैं इसे पूरा करूंगा। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने लुसियस को जाने दिया, एक पंजा आगे बढ़ाया और लुसियस को अपना कॉलर ठीक करने में मदद की। हालांकि चमकते हुए पंजों ने लुसियस को असंतोषजनक ग्राहक सेवा दी। लुसियस ने सांस रोककर उन कीलों को देखा और जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे उनका पीछा किया। तुमने मुझे इतनी जल्दी 4 आत्माएं देकर अच्छा काम किया, शाबाश। रॉय मुस्कुराया, तो मैं तुम्हें थोड़ा इनाम देने में कंजूसी नहीं करूंगा। बोलते बोलते रॉय ने सिस्टम इंटरफेस खोल दिया। रॉय को यकीन नहीं था कि दूसरे राक्षस अपने ठेकेदारों की इच्छाएं कैसे पूरी करते हैं, लेकिन उसे लगता था कि वे निम्न श्रेणी के राक्षस जादू का इस्तेमाल करना नहीं जानते और आमतौर पर हिंसा से समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन रॉय अलग था और उसके पास एक अलग समाधान था। रॉय ने सिस्टम इंटरफेस में एक टेस्ट ट्यूब और कुछ तरल पदार्थ का चित्र बनाया। फिर उन्होंने टेस्ट ट्यूब में मौजूद पोषण को परिभाषित करना शुरू किया। उन्होंने इसे स्लिमिंग मेडिसिन और 10 किलोग्राम वसा को तेजी से जलाने के रूप में परिभाषित किया। इस तरह के औषधि की परिभाषाएं सरल थीं और इसके लिए बहुत ज्यादा आत्मिक शक्ति की जरूरत नहीं थी। इसलिए रॉय ने अपनी उंगलियों का इस्तेमाल किया और लुसियस के सामने हवा में बेतरतीब ढंग से रेखाचित्र बनाए। कुछ ही देर में उसके हाथों में एक टेस्ट ट्यूब दिखाई दी और उस टेस्ट ट्यूब में पानी जैसा तरल पदार्थ था। हाँ, रॉय उसे रंगने में भी बहुत आलसी था और वह स्वाधीन भी था। उसने उसे ऐसे ही लुसियस को थमा दिया। इसे पी लो, रॉय ने कहा, यह चीज तुम्हारी जिंदगी बढ़ा सकती है। लुसियस ने टेस्ट ट्यूब पकड़ी और झिझकते हुए कहा कि उसे रॉय की बात पर यकीन करना चाहिए या नहीं, लेकिन रॉय को अपनी ओर गौर से देखते हुए उसके पास अपना सिर उठाकर उसे नीचे गिराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लुसियस ने अपने होंठ हिलाए और कुछ भी स्वाद नहीं लिया। जब वह सोच रहा था तो अचानक उसे अपने शरीर में तेज जलन महसूस हुई। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वह घबराहट में चिल्लाया। यह वास्तव में केवल उसकी वसा जलने था। कुछ देर चिल्लाने के बाद लुसियस को एहसास हुआ कि उसके शरीर से कोई दर्द नहीं बल्कि सिर्फ पसीना बह रहा है। जलन गायब होने के बाद उसे अचानक लगा कि उसका शरीर बहुत हल्का हो गया है। आराम का एहसास हुआ। उसे लगा जैसे वह जवान हो गया है। लुसियस भावुक हो गया और उसने अविश्वास से अपने शरीर को छुआ और आश्चर्य से बोला, हे भगवान, क्या मेरी जिंदगी बढ़ गई है? हाँ, रॉय ने नीचे देखते हुए जवाब दिया, तुमने आत्माएं भेंट की, इसलिए मैंने तुम्हारा जीवन बढ़ा दिया। उचित सौदा है ना? हाँ हाँ, लुसियस ने उत्साह से सिर हिलाया, वाकई सही। रॉय ने इसे मामूली बात समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन मन ही मन सोच रहा था कि लुसियस कितना मूर्ख था। ये दुनिया 19वीं सदी के अंत की है, जब विज्ञान ने अभी अभी गति पकड़ी थी। इसलिए लुसियस को न तो इस बात का अंदाजा था कि मानव चिकित्सा क्या है और न ही यह कि मोटापा उसके स्वास्थ्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। रॉय की स्लिमिंग दवा की टेस्ट ट्यूब ने उसे 10 किलोग्राम वसा को तेजी से जलाने में मदद की, जिससे उसका वजन तुरंत कम हो गया। इससे उसके दिल, धमनियों और पूरे शरीर पर बोझ बहुत कम हो गया, जिससे उसे आराम महसूस हुआ और यहाँ तक कि इसे उसके जीवन के विस्तार के रूप में भी गलत समझा गया। हम इसे गलतफहमी नहीं माना जा सकता। वजन कम करने से उसे सचमुच कुछ और साल जीने में मदद मिली। लुसियस को दी गई थोड़ी सी मिठास ने उसे दानव के साथ लेन देन करने के लिए और अधिक दृढ़ बना दिया। रॉय ने लुसियस की आत्मा की खातिर ऐसा करने का फैसला किया, क्योंकि यह पहली आत्मा थी जिससे रॉय का सामना हुआ था, जो जल्द ही उच्च गुणवत्ता वाली बन जाएगी। वह इसे आसानी से कैसे जाने दे सकता था? चूंकि रॉय ने अनुमान लगाया था कि उसकी आत्मा उसके पतन के कारण विकसित हो रही थी, इसलिए उसे लुसियस को पतन जारी रखने देना था। आत्माओं को प्रस्तुत करने से लाभ प्राप्त करने के बाद लुसियस अधिक उत्साह से उन्हें इकट्ठा करेगा। जहां तक इकट्ठा करने का सवाल है, हे बेशक लोगों को मारकर, रॉय ने उसके लिए इसके बारे में सोचा। वैसे भी पिशाच अक्सर शहर में आते रहते हैं, तो क्या लुसियस बाद में खोई हुई जिंदगियों के लिए उन पिशाचों को आसानी से दोषी नहीं ठहरा सकता था? अफसोस, मैं और ज्यादा दुष्ट होता जा रहा हूँ। रॉय ने होश में आने से पहले आहरी, ठीक नहीं, मैं अब एक राक्षस हूँ। राक्षसी मानकों के हिसाब से मुझे और ज्यादा उत्कृष्ट बनना चाहिए। इस समय रॉय को अचानक दूर से एक तीखी चीख सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो दूर आसमान में एक चमगादड़ जैसा उड़ता हुआ जीव दिखाई दिया। वह धूसर कोहरे को चीरकर बाहर निकल आया था। एक राक्षस के रूप में रॉय के पास अंधेरे में देखने की क्षमता थी और वह अंधेरे वातावरण में चीजों को साफ साफ देख सकता था। जब चमगादड़ जैसा उड़ने वाला प्राणी कोहरे को चीरता हुआ बाहर निकला तो रॉय ने उसके पीछे एक अंधेरे महल की छाया देखी। हालांकि लुसियस उसे देख नहीं पाया, लेकिन उसने भी चीख सुनी। वह तुरंत कांप उठा और घबरा गया। पिशाच, यह एक पिशाच है, ये शिकार करने के लिए बाहर आया है। नहीं, मुझे घर जाकर छिपना होगा, लुसियस ने सोचा, लेकिन रॉय ने उसे पकड़ रखा था। तुम घबरा क्यों रहे हो? तुम एक राक्षस के संरक्षण में हो, तो पिशाच तुम्हें कैसे छू सकता है? हाँ हाँ, ठीक है। लुसियस ने अपनी बात पर अड़ा रहा और थोड़ा साहसी बन गया।
वास्तव में लुसियस को दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। ट्रांसिल्वेनिया का छोटा शहर कई सालों से इन पिशाचों की छाया में रह रहा था, जिसके कारण यहाँ के लोगों में एक सशक्त प्रतिवर्त विकसित हो गया था और शहर के मेयर के रूप में लुसियस को पिशाचों के हमलों का विरोध करने के लिए शहरवासियों का नेतृत्व करना पड़ा। कुछ समय बाद शहरवासी उसके प्रति प्रतिरोधी हो गए और इससे वह पिशाचों के सामने और भी असहाय महसूस करने लगा। अगर ऐसा न होता तो वह राक्षस से मदद मांगने जैसे चरम उपायों का सहारा लेने के बारे में क्यों सोचता। रॉय ने उस दिशा की ओर इशारा किया जहां से पिशाच उड़कर आया था और लुसियस से पूछा, वह दिशा क्या यही पिशाच का महल है? हाँ, लुसियस ने जल्दी से सिर हिलाया। ड्रैकुला और उसकी दुल्हनें वहां रहती हैं। पूरा शहर इस महल के बारे में जानता है, लेकिन विलेलिस परिवार के अलावा किसी ने भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं की है। पहले तुम लौट आओ, मैं महल देखने जाऊंगा। रॉय ने उस पर से अपनी पकड़ ढीली की, अपने राक्षसीपन फैलाए और हवा का झोंका बनाते हुए आसमान में उड़ गया। लुसियस रॉय की उड़ती हुई आकृति को घूरता रहा और उसे होश में आने में बहुत समय लगा। छत से नीचे उतरते समय वह कांप रहा था। कस्टम मेड डेमन किंग हैश अध्याय 25 सल्फर और आग की गंध। कस्टम मेड डेमन किंग अध्याय 25 सल्फर और आग की गंध ऑनलाइन पढ़े सभी पृष्ठ उपन्यास बिन। अध्याय 25 गंधक और आग की गंध। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। रॉय ने पिशाच महल को देखने का निर्णय लिया क्योंकि वह उत्सुक था। उन्हें वैन हेल्सिंग फिल्म का कुछ प्रभाव तो था ही, आखिरकार वेयरवुल्फ, वैम्पायर और फ्रैंकनस्टाइन की मौजूदगी समझ से परे थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ह्यू जैकमैन भी उसमें थे, जिससे ये प्रभाव और गहरा हो गया। लेकिन आखिरकार काफी समय बीत चुका था और रॉय को कहानी की सामग्री ठीक से याद नहीं थी। उसे स्पष्ट रूप से याद आया कि पिशाच ड्रैकुला काफी बेचारा था, वह बांझ था और बच्चे पैदा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने वैज्ञानिक उपचार की तलाश शुरू कर दी। इसे बाद में कहानी सामने आई। ड्रैकुला जो करना चाहता था वह रॉय का काम नहीं था और रॉय भी इसमें शामिल होने का इरादा नहीं रखता था। उसका ध्यान लुसियस की आत्मा को उच्च गुणवत्ता वाली आत्मा में बदलने पर था। हालांकि वह उत्सुक था और देखना चाहता था कि पिशाच ड्रैकुला वास्तव में किस तरह का प्राणी था। रॉय दानव दुनिया के रसातल से आया था। हालांकि निम्न श्रेणी के राक्षसों की रक्त रेखाएं जटिल थीं, जिसके परिणामस्वरूप सभी रूप और आकार थे। रॉय को पिशाच जैसा कोई निम्न श्रेणी का राक्षस देखने की याद नहीं थी। इसके अलावा लुसियस के अनुसार ड्रैकुला लगभग 400 वर्षों से अस्तित्व में था। अगर वह वास्तव में रसातल से आया एक राक्षस था तो उसके लिए बिना किसी ठेकेदार के इतने लंबे समय तक इस दुनिया में रहना बिल्कुल असंभव था। इसलिए रॉय को यकीन था कि ड्रैकुला कोई राक्षस नहीं था। अब रॉय उत्सुक था, अगर ड्रैकुला कोई राक्षस नहीं है तो वह क्या है? अगर उसने वाकई एक राक्षस के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और फिर पिशाच बन गया तो राक्षस ने ऐसा कैसे किया? रॉय को लगा कि राक्षसों के कुछ तरीकों को समझना जरूरी है, क्योंकि भविष्य में उसे दूसरी दुनिया में बुलाया जा सकता है और बुलाने वालों की अलग अलग इच्छाओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर उन्हें संतुष्ट करने के लिए सिस्टम में आत्माओं का उपभोग करना पड़ा तो यह उसके लिए नुकसानदेह होगा। और यह समझने का एकमात्र तरीका था कि राक्षस ने ड्रैकुला के साथ क्या किया था, उस व्यक्ति से स्वयं पूछना। जैसे ही रॉय अमावस्या की अंधेरी रात में आकाश में उड़ रहा था, नीचे ट्रांसिल्वेनिया का छोटा शहर अराजकता में डूब गया। ड्रैकुला की एक पिशाच दुल्हन भोजन के लिए बाहर आई। पिछले सैकड़ों सालों से ये पिशाच कभी कभार बाहर आते रहे हैं और शहरवासियों को उनके दिखावे से परिचित होना चाहिए था, लेकिन वास्तव में कोई भी पकड़ा जाना नहीं चाहता था। इसलिए पिशाच की उपस्थिति ने उन्हें बहुत बड़ी परेशानी में डाल दिया। उन्होंने अपने बच्चों को, फिर महिलाओं को और अंत में पुरुषों को छिपाया। हमले आमतौर पर अल्पकालिक थे। महिलाओं और बच्चों को छिपाने के बाद पुरुष अक्सर खुद को समय पर छिपाने में असमर्थ पाते थे, इसलिए वे एक दूसरे के पीछे छिपने का प्रयास करते थे। वे खुद की बजाय दूसरों की बलि देना पसंद करते हैं। उनके अनुभवों के आधार पर अगर पिशाच मौके पर खाना चाहता है तो वह 2 लोगों का खून चूसने के बाद ही पेट भर लेगा। अगर पिशाच महल में वापस भोजन का आनंद लेना चाहता है तो एक पिशाच एक बार में केवल 2 लोगों को ही पकड़ सकता है। इस तरह जब एक पिशाच दुल्हन अकेले भोजन की तलाश में बाहर निकलती है तो बहुत कम लोग हताहत होते हैं। लोगों को यह सुनिश्चित करना था कि वे उन हताहतों में से एक न हो। हालांकि यह बात क्रूर लग रही थी, लेकिन यह भी इसी कारण से था कि लोगों को पिशाचों ने खत्म नहीं किया था। पिशाचों ने उन्हें बंदी बना रखा था और सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मार डाला था। इस बार भोजन की तलाश में निकली पिशाच दुल्हन ने अपना भोजन वापस महल में लाने का फैसला किया। वह शहर के ऊपर मंडराती रही और नीचे घबराए हुए लोगों पर हंसती रही। जब उसे काफी मजा आ गया तो वह नीचे चपटी और अपने पंजों का इस्तेमाल करके एक आवारा आदमी को पकड़ लिया और फिर आसमान में लौटकर महल में वापस उड़ गई। लेकिन पिशाच दुल्हन ने यह नहीं देखा कि रॉय उसके ठीक ऊपर था और उसे नीचे देख रहा था। पिशाच में तब्दील होने के बाद यह पिशाच दुल्हन बेहद बदसूरत दिखने लगी। उसकी त्वचा इतनी पीली थी कि वह लगभग नीली हो गई थी और उसके बदसूरतपन उसे न तो इंसान जैसा और न ही चमगादड़ जैसा दिखा रहे थे। आकाश में ऊपर जाकर रॉय ने पिशाच दुल्हन का इत्मीनान से पीछा किया और वे शीघ्र ही महल में पहुंच गए। पिशाच दुल्हन अपने शिकार के साथ उतरी, जबकि रॉय ने उतरने से पहले कुछ देर इंतजार किया। यह अनोखा महल पुराना लग रहा था और हर जगह रहने के निशान थे। महल की ईंटों और दरारों पर मोटी काई जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि मालिक का महल के जीर्णोद्धार का कोई इरादा नहीं था। महल के बाहर कोई गार्ड नहीं था, इसलिए रॉय आसानी से मार्ग में प्रवेश कर गया। हालांकि जब वह महल में दाखिल हुआ तो रॉय को महल के अंदरूनी और बाहरी हिस्से में बहुत अंतर दिखाई दिया। महल में शानदार रोशनी थी और एक हॉल आलीशान कालीनों से ढका हुआ था और छत से असाधारण यूरोपीय झूमर लटक रहे थे। वायलिन और ऑर्गन वाला एक बैंड मधुर संगीत बजा रहा था। हॉल में शानदार कपड़े पहने पुरुष और महिलाएं आगे पीछे घूम रहे थे। क्या महल में कोई खेल चल रहा है? रॉय कमरे के गुंबद पर चढ़ गया, अंधेरे में छिप गया और नीचे भीड़ को देखने लगा। ये पुरुष और महिलाएं अपने हाथों में ताजी लाल वाइन का गिलास लेकर खुशी से बातें कर रहे थे। रॉय को इन सभी वाइन ग्लासों से खून की तीखी बदबू आ रही थी। उसे अचानक समझ में आ गया कि हर कोई पिशाच है और जो वे पकड़े हुए थे वह वाइन नहीं बल्कि खून था। वहां इतने सारे पिशाच हैं। ऐसा लगता है कि ड्रैकुला के काटने से पिशाचों की संख्या में काफी परिवर्तन आ गया है।
रॉय ने पिशाच दुल्हन को पाया जो भीड़ के बीच भोजन की तलाश में बाहर गई थी। उसे ताजा खून पसंद था और जिस आदमी को उसने पकड़ा था वह उसके खाने के बाद मरा नहीं बल्कि कमजोर दिख रहा था। उसे अन्य पिशाचों द्वारा लाया गया था, संभवतः उसे रक्तदास के रूप में रखने के लिए। ये संभव है कि उसके जैसे कई रक्तदास हों, अन्यथा ड्रैकुला के लिए इतने सारे पिशाच अधीनस्थों का समर्थन करना असहनीय होगा। रॉय को लगा कि ड्रैकुला भी बॉल में शामिल होगा और उसने भीड़ में उसे ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ देर तक देखने के बाद उसे ड्रैकुला उनके बीच नहीं दिखा। जैसे ही वह थोड़ा निराश हुआ और महल में अन्य जगहों को देखना चाहा, हॉल के दरवाजे जोर से खुल गए। जो अंदर आया वह काले बालों वाला काउंट ड्रैकुला था, लेकिन उसकी शक्ल सूरत उसके कुलीन दर्जे के अनुरूप नहीं थी। वह अस्त व्यस्त दिख रहा था, उसकी आस्तीन अस्त व्यस्त थी और उसका कॉलर खुला हुआ था। जिस तरह से वह हॉल में दाखिल हुआ वह बहुत ही खराब था और उसने हॉल के 2 दरवाजे भी तोड़ दिए। उसके पीछे उसकी 2 अन्य दुल्हनें भी थीं और उनके चेहरे पर भावचकित लग रहे थे। पिशाच जो बॉल पर थे ड्रैकुला को निराशा से देख रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ड्रैकुला ने उनकी अनदेखी की और उसकी नजर भीड़ पर पड़ी। खोजते समय उसकी नाक हिल रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे गंधक और आग की गंध आ रही है। ये गंध सिर्फ नर्क का कोई सच्चा दानव ही ऐसी गंध सूंघ सकता है। पिशाच एक दूसरे को घूर रहे थे, एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। अंत में ड्रैकुला ने हॉल के ऊपर की ओर देखा और चिल्लाया, बाहर निकलो दानव, मुझे पता है तुम वहां हो। ओह, क्या मुझे खोज लिया गया? रॉय को उम्मीद नहीं थी कि ड्रैकुला की नाक इतनी संवेदनशील होगी। वह केवल छाया से बाहर निकलकर अपने पंजे ढीले करके नीचे कूद सकता था। रॉय जोर से जमीन पर गिरा और पूरा हॉल थोड़ा कांप उठा। उसके दिखने से कमरे में मौजूद पिशाच डर गए। इन पिशाचों ने, जिनमें ड्रैकुला की 3 दुल्हनें भी शामिल थीं, पहले कभी असली राक्षस नहीं देखा था। वे डर के मारे जल्दी से पीछे हट गए और ड्रैकुला को रॉय के सामने खड़ा छोड़ दिया। जैसे ही ड्रैकुला ने रॉय को देखा वह चौंक गया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये वास्तव में एक राक्षस है। ये राक्षसी आभा कई साल पहले वाली ही है। मात हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर एक्सप्लेशन बेस्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। 26 पढ़ें। एक जो फिर से धोखा खा गया। ऑनलाइन सभी पृष्ठ उपन्यास बिन। अध्याय 26। वह जो फिर से धोखा खा गया। अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियोज। लावा और ज्वाला के उस रसातल में जन्मे होने के कारण यहाँ तक कि हर सांस भी झुलसाने वाली गंध थी, इसलिए रॉय स्वाभाविक रूप से सल्फर की गंध से भरा था। ये गंध सिर्फ रॉय तक ही सीमित नहीं थी, दानव दुनिया के रसातल के सभी राक्षसों में ये गंध थी। इसलिए जब रॉय प्रकट हुआ तो ड्रैकुला ने लगभग उसे ही राक्षस समझ लिया, जिसके साथ उसने फिर से प्रकट होने का अनुबंध किया था। लेकिन जब ड्रैकुला ने ध्यान से देखा तो पाया कि उसके सामने जो राक्षस था वह पहले वाला राक्षस नहीं था। दोनों राक्षस बिल्कुल अलग दिख रहे थे। जिस राक्षस ने उसके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे वह बहुत छोटा और कमजोर था। वह असाधारण रूप से बदसूरत और राक्षस से ज्यादा राक्षस जैसा दिख रहा था। उसके सामने खड़ा राक्षस न केवल बड़ा और लंबा था, बल्कि वह साहस से भी भरा हुआ था और राक्षस की आंखों की जोड़ी ज्यादा चुस्त दिख रही थी। ये तो और भी अधिक शक्तिशाली, अधिक बुद्धिमान राक्षस होगा, ड्रैकुला ने मन ही मन सोचा। लेकिन फिर भी ड्रैकुला गुस्से से भड़कने से खुद को नहीं रोक पाया। उसने ऊपर देखा, रॉय का सामना किया और दहाड़ते हुए बोला, तुम कौन हो? तुम्हें किसने बुलाया है? तुम मेरे महल में क्यों आए हो? क्या इसलिए कि जिसने तुम्हें बुलाया है वह चाहता है कि तुम मुझे मार डालो? रॉय ने ड्रैकुला की तरफ देखा। चूंकि रॉय खड़े होने पर 2 मीटर लंबा था, इसलिए ड्रैकुला सिर्फ उसकी ठुड्डी तक ही पहुंच पाया। रॉय की नजर ड्रैकुला पर गई और उसे यकीन हो गया कि वह ड्रैकुला को पहली बार देख रहा था। मुद्दा यह था कि रॉय को पहली बार देखकर यह आदमी इतना भावुक क्यों था। रॉय को उसके स्वर से पता चल गया कि उसमें शिकायत की गहरी भावना थी। हाँ, शिकायत। इस आदमी की आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे वह रॉय के खिलाफ अपना असंतोष व्यक्त कर रहा था। उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी परित्यक्त बच्चे की आवाज हो। हे, ये दिलचस्प है। रॉय ने अपना सिर झुकाया, ड्रैकुला को सूंघा और केवल सड़ा हुआ गंध पाया। जब रॉय ने ड्रैकुला को देखा तो उसने महसूस किया कि ड्रैकुला रंगीन था और काला और सफेद हो गया था। ये सब रॉय की जन्मजात शैतानी क्षमता सोल्पिया के कारण हुआ। उसकी नजर में ड्रैकुला ने अपनी आत्मा की चमक खो दी थी। दूसरे शब्दों में कहें तो ड्रैकुला आत्माविहीन था, मर चुका था। उसकी आत्मा बहुत पहले ही निकाल ली गई थी। रॉय मुस्कुराया और उसकी शक्ल से वह खतरनाक लग रहा था। क्या तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो क्योंकि तुम मुझ पर अपना गुस्सा निकाल रहे हो? हाँ, ड्रैकुला ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और रॉय की ओर इशारा किया। मैं तुम पर अपना गुस्सा निकाल रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे जैसे लोगों ने मेरी आत्मा ले ली लेकिन मुझे जिंदा छोड़ दिया। क्या तुम जानते हो कि यह कितना दर्दनाक लगता है? उसने अपना सिर झुकाया, अपने हाथों को देखा और अपने हाथों को अपनी छाती पर रख लिया। कोई दिल की धड़कन नहीं, कोई गर्मी नहीं। मैं जीवित रहने के लिए खून पर निर्भर हूँ, लेकिन मैं खून का स्वाद नहीं बता सकता। मैं आईने में अपना प्रतिबिंब भी नहीं देख सकता। मैं एक जीवित मृतक के अलावा कुछ नहीं हूँ। और ये तुम राक्षस हो जिनके कारण ये सब हुआ है, ड्रैकुला ने फिर से रॉय की ओर इशारा करते हुए दहाड़ते हुए कहा। हालांकि जवाब में एक मोटी पूंछ सीधे उस पर उड़ी, उसके पेट में घुसी, उसे दसियों मीटर दूर फेंक दिया, रास्ते में आने वाली हर चीज को तोड़ दिया। जबरदस्त ताकत ने ड्रैकुला को हॉल की दीवार में धकेल दिया। इस दृश्य ने हॉल में मौजूद अन्य पिशाचों को भयभीत कर दिया। ड्रैकुला की पूंछ से टकराने के बाद रॉय ने व्यंग्य किया, क्या मजाक है? राक्षस के साथ लेन देन करने के बाद तुमने उस पर अपनी भड़ास निकालने की हिम्मत कैसे की? रॉय को पहले से ही समझ में आ गया था कि क्या हुआ था। ड्रैकुला को शायद उस राक्षस ने धोखा दिया था जिसके साथ उसने अनुबंध किया था। इसलिए दोबारा राक्षस को देखकर उसने रॉय पर पिछले सैकड़ों सालों की अपनी दबी हुई कुंठाओं को निकाल दिया। लेकिन रॉय तो उसके पिता नहीं थे, तो वह चुपचाप क्यों सोता? इसलिए उसने उसे जगाने के लिए सीधे उसे धक्का मारा। ड्रैकुला दीवार से गिर गया और हालांकि उसे जोर से चोट लगी थी, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। उसने अपना मुंह खोला, अपने नुकीले दांत बाहर निकाले और रूपांतरित होना शुरू कर दिया। ड्रैकुला की त्वचा भी वैम्पायर जैसी ही पीली, लगभग नीली थी, लेकिन वह अपनी दुल्हनों से कहीं ज्यादा बड़ा और मजबूत था और उसके वैम्पायर पंख थोड़े बहुत दानव के पंखों जैसे दिखते थे। वह दहाड़ता हुआ, अपने पंख फड़फड़ाता हुआ रॉय की ओर उड़ चला। उसने अपने पंजे फैलाए, रॉय को मारना चाहा। उसी समय रॉय आगे बढ़ा। उसने ड्रैकुला के सिर को एक हाथ से पकड़ लिया और उसे हवा से जमीन पर जोरदार धमाके के साथ पटक दिया, जिससे बॉलरूम के फर्श में अनगिनत दरारें पड़ गईं। ड्रैकुला महज एक ऐसा प्राणी था जिसे किसी राक्षस ने अज्ञात तरीकों से बनाया था। चूंकि उसकी ताकत एक राक्षस से आती थी, तो वह उसे कैसे मुकाबला कर सकता था? इस दुनिया में एक निम्न श्रेणी का दानव भी एक भयंकर अस्तित्व था। अगर रॉय की ताकत 70 के करीब थी, तो ड्रैकुला की ताकत केवल 40 थी, जो सीधे उसे कुचल देती थी। रॉय के एक हाथ से जमीन पर दबे होने के बावजूद ड्रैकुला ने संघर्ष करना नहीं छोड़ा और अपने पंजे आगे बढ़ाकर रॉय की पकड़ से छूटने की कोशिश की। अगले ही पल रॉय ने दूसरे हाथ से उसके एक पंख को पकड़ लिया और उसे जोर से फाड़कर अलग कर दिया। खून तो नहीं निकला, लेकिन ड्रैकुला दर्द से चीख उठा। रॉय ने उपहास किया, ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है? कम से कम तुम्हें अभी भी दर्द महसूस हो रहा है। बॉलरूम में उसके पिशाच अधीनस्थ और दुल्हनें डर से कांप रही थीं और पहले से ही एक कोने में पीछे हट गई थी। ये लड़ाई उनके बस की बात नहीं थी।
ताकत में भारी अंतर को महसूस करते हुए ड्रैकुला ने आखिरकार हार मान ली और संघर्ष करना बंद कर दिया। उसने कांपती आवाज में रॉय से दया की भीख मांगी, बहुत बहुत माफी, कृपया मुझे जाने दो। रॉय ने ठंडी सांस ली लेकिन उसे जाने दिया। ड्रैकुला की रिकवरी बहुत तेजी से हुई। जो पंख आधा फट गया था वह वास्तव में जल्दी ही वापस हो गया। जब उसका विकास पूरा हो गया तो ड्रैकुला अपने मानव रूप में वापस आ गया। वह जमीन से उठा और अपने सिर को नीचे रखते हुए खुद पर लगी धूल को तपतपाया। कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक बार दानव अनुबंध पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद इसे निष्पादित किया जाना चाहिए। अनुबंध की सामग्री आपकी इच्छा से मेल खाती है। रॉय ने उसे ठंडे स्वर में बताया, आप अपनी इच्छा में खामी होने और एक मरे हुए प्राणी बनने के लिए केवल खुद को ही दोषी ठहरा सकते हैं। अनुबंधित दानव द्वारा इसका फायदा उठाने के लिए आप और किसे दोषी ठहरा सकते हैं? नहीं, सिर्फ इस बार नहीं। ड्रैकुला ने जब रॉय की बात सुनी तो उसने जोरदार इनकार किया। एक और बार भी था। क्या तुमने राक्षसों के साथ 2 बार लेन देन किया? रॉय आश्चर्यचकित था। नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। ड्रैकुला ने अपनी बात जारी रखने से पहले अपना चेहरा साफ किया। 1462 में मेरी हत्या कर दी गई थी। मरने से पहले मैंने अपनी आत्मा को पुनर्जीवित होने के बदले में दानव को बेच दिया था। उस दानव ने मेरी आत्मा ले ली और मुझे पिशाच बना दिया। यह मेरी अपनी इच्छा थी और मैं किसी को दोष नहीं देता। लेकिन 100 साल बाद मुझे मारने के प्रयास में विलेलिस परिवार ने एक दानव की मदद ली। उसने अपना सिर उठाया और रॉय की ओर देखा। वैसे भी मैं भी राक्षसों में विश्वास करता हूँ। क्या तुम राक्षस अपने विश्वासियों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हो? क्या तुम्हें पता है कि उस समय में लगभग मारा ही गया था? ये क्या है? ये सुनकर रॉय हैरान रह गया। मतलब किसी ने राक्षस को बुलाया और उसकी शक्ति का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करने की कोशिश की? ये सही है, ड्रैकुला ने गुस्से से कहा। विलेलिस परिवार के एक वंशज ने उस राक्षस से मुझे मारने की शक्ति मांगी और राक्षस ने उसे एक वेयरवुल्फ में बदल दिया। संयोग से वेयरवुल्फ में मौजूद जहर पिशाचों को रोकता है। मैं उस यातना से लगभग मर ही गया था अगर मैंने अपने काटे हुए बाएं हाथ को नहीं फाड़ा होता ताकि जहर मेरे शरीर में न फैल जाए। तो यही हुआ। रॉय को आखिरकार समझ में आ गया कि ड्रैकुला उस पर क्यों चिल्लाने लगा और उसने पूछा कि क्या वह उसे मारने आया है। दरअसल उसे पहले भी ऐसा ही अनुभव हुआ था। चलो तुम्हारे अनुबंधित दानव के बारे में बात करते हैं। तुम पिशाच कैसे बने? रॉय ने धीरे से पूछा। और उस वेयरवुल्फ के बारे में क्या उसी तरह? ये वैसा ही होना चाहिए। ड्रैकुला ने रॉय की ओर देखा। उसकी आंखें रॉय की गर्दन पर टिकी थी। ये दानव का खून है। जब मैं मरने वाला था तब मैंने इसे पी लिया था। यह उसी दानव का खून था, वह बैंगनी लाल खून। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि यह कैसा दिखता है। अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियोज। रॉय को आखिरकार ड्रैकुला से महत्वपूर्ण था और इस छोटे से शहर में तबाही मचा सकता था। लेकिन उसकी शक्ति केवल आम इंसानों से निपटने के लिए ही पर्याप्त थी। वह खुद भी समझ गया था कि उसकी तथाकथित शक्ति वास्तव में कुछ खास नहीं थी। अन्यथा वह अपने क्षेत्र का विस्तार किए बिना पूर्वी यूरोप के किनारे एक सुदूर शहर में 400 से अधिक वर्ष कैसे बिता सकता था? लहसुन, पवित्र जल, चांदी के खंभे और सूरज की रोशनी से डरना कुछ ऐसी चीजें थी जो पिशाच को नुकसान पहुंचा सकती थी। वह केवल एक पिशाच था जिसे एक निम्न श्रेणी के दानव ने रूपांतरित किया था और उसके वंश में जन्मजात कमजोरियां थी। रॉय को यह उम्मीद नहीं थी कि एक निम्न श्रेणी का दानव जो जादुई शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था वास्तव में दानव रक्त का उपयोग करके मनुष्यों को असाधारण शक्तियां दे सकता है। लेकिन ड्रैकुला को ये कहते हुए सुनने के बाद रॉय को अचानक लगा कि यह स्वाभाविक है। आप ऊपरी रसातल में रहने वाले निम्न श्रेणी के राक्षसों को देख सकते हैं और आप समझ जाएंगे दानव रक्त में बहुत मजबूत संगतता थी और प्रजनन अलगाव को अनदेखा करने की सीमा तक किसी भी प्रकार की रक्त रेखा के साथ मिल सकती थी। यहाँ तक कि बग प्रकार और पक्षी प्रकार के राक्षस भी दिखाई दिए थे। इसकी तुलना में क्या मानव रक्त रेखाओं के साथ मिलना आसान नहीं था। शायद स्वर्गदूतों की रक्त रेखा भी इसके अनुकूल थी। रॉय ने स्वर्गदूत और दानव संकर के बारे में कई किंवदंतियां सुनी थी। राक्षस स्वभाव से ही शक्तिशाली होते हैं। जब राक्षसों का खून इंसानों की रक्त वाहिकाओं में प्रवाहित होता है तो राक्षसों का खून इंसानों के शरीर में बदलाव लाता है। हालांकि वे किस तरह के राक्षस बनेंगे इसमें अंतर था, या शायद रक्त देने वाले राक्षसों की जटिल रक्त रेखाओं के कारण था। इसलिए मनुष्यों की अंतिम विशेषताएं अलग थीं। रॉय के लिए यह एक बहुत ही बढ़िया तरीका था क्योंकि वह ठेकेदारों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी आत्माओं का उपभोग नहीं करना चाहता था। उसके लिए आत्माओं के ज्यादा महत्वपूर्ण उपयोग थे। न केवल वह खुद को बदलने के लिए सिस्टम इंटरफेस में उनका उपयोग कर सकता था बल्कि वह अपनी जादुई ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आत्माओं को खा भी सकता था। आत्माओं को खाने और उनका उपयोग करने से उसे लगता था कि वे कभी भी पर्याप्त नहीं थी। इसलिए उसे लगा कि अनुबंधों को पूरा करने के लिए उनका उपयोग करना बेकार होगा। अब चीजें आसान हो जाएंगी क्योंकि वह जान गया कि राक्षस के खून का इतना अद्भुत उपयोग है। केवल कुछ ही चीजें थीं जो समन करने वालों को चाहिए थी, शक्ति, जीवन और शायद मुट्ठी भर लोग जो लड़ाई में उनकी मदद करने के लिए एक दानव को बुलाते थे। शक्ति और जीवन की इच्छा रखने वाले इन लोगों के लिए रॉय को भविष्य में अनुबंध को पूरा करने के लिए बस उन्हें अपने दानव रक्त का थोड़ा सा हिस्सा देने की जरूरत थी। इस तरह उसे उन पर अपनी आत्मा बर्बाद करने की जरूरत नहीं होगी। वह जो सबसे ज्यादा जानना चाहता था उसे पता चलने के बाद ड्रैकुला रॉय के लिए बेकार हो गया था। उसे किसी आत्माहीन व्यक्ति को मारने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए उसने बस इतना कहा, आराम करो। जिसने मुझे बुलाया था वह विलेलिस परिवार का कोई व्यक्ति नहीं था। नहीं, मैं तुमसे निपटने के लिए यहाँ हूँ। ऐसा कहकर रॉय सीधे हॉल की दूसरी मंजिल पर चढ़ गया और बाहर निकलने के लिए गुंबद के आकार की खिड़की की ओर चढ़ गया। ये देखकर कि रॉय जाने की कोशिश कर रहा था, ड्रैकुला हक्का बक्का रह गया और चिल्लाया, रुको रुको, क्या तुम ऐसे ही जा रहे हो? अगर नहीं तो मैं यहाँ किस लिए रहूंगा? रॉय ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। रुको महामहिम, ड्रैकुला ने जल्दी से कहा, कृपया रुको। चाहे आपको किसने बुलाया हो, क्या आप मेरे साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं क्योंकि आप यहाँ हैं? रॉय रुक गया और ड्रैकुला की ओर देखा। अनुबंध? आप किस अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहते हैं? यह आपके मानव शरीर को बहाल करने के लिए नहीं है ना? नहीं नहीं, ड्रैकुला ने असहाय होकर कहा। मैं पहले तो बस बड़बड़ा रहा था। मैं समझता हूँ कि भले ही मेरी धड़कन बंद हो गई हो और मैं अपनी अधिकांश इंद्रियां खो चुका हूँ, लेकिन ये दर्शाता है कि मेरे पास अभी भी ताकत है। अगर मुझे अपना मानव शरीर वापस मिल जाए तो मैं सचमुच मर जाऊंगा। ओह, लगता है तुम इतने भी बेवकूफ नहीं हो। रॉय ने मजाक किया। मैं तुम्हारे साथ जो अनुबंध करना चाहता हूँ वह मेरे बारे में नहीं है। ड्रैकुला ने कहा, यह मेरे बच्चों के बारे में है। शायद इसलिए कि हम जीवित मृत हैं, इसलिए मेरी दुल्हन जीवित बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। मैंने पिछले कुछ 100 सालों में अनगिनत तरीके आजमाए हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चूंकि तुम नर्क की खाई से आए हो, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अगर दानव का खून मुझे फिर से जिंदा कर सकता है तो इससे मेरे बच्चे भी जिंदा हो जाएंगे। रॉय की पूंछ अनजाने में हिल गई और उसने कुछ देर सोचने के बाद पूछा, तो इसकी कीमत क्या है? ड्रैकुला, तुम इसके लिए क्या चुका सकते हो? ये सब ड्रैकुला रॉय की इच्छा को पहचान कर उत्साहित हो गया। आत्मा, खून, जो कुछ भी मेरे पास है मैं कीमत चुकाने के लिए उसका उपयोग करने को तैयार हूँ। आत्मा? क्या तुम्हारे पास अभी भी आत्मा है? रॉय ने व्यंग्य किया। तुम्हारी आत्मा बहुत पहले ही उस राक्षस को दे दी गई है जिसके साथ तुमने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, तो फिर किसी और की आत्मा का इस्तेमाल करो। ड्रैकुला ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं पूरे शहर को मार सकता हूँ और उनकी आत्माएं तुम्हें अर्पित कर सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ, रॉय ये सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक पाया।
यह संभव है? ड्रैकुला, क्या तुम्हें पिछले 400 सालों में यह एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारे पिशाचों द्वारा मारे गए लोगों में आत्मा नहीं होती? हाँ, रॉय को बहुत पहले ही पता चल गया था कि न केवल ड्रैकुला बल्कि वहां मौजूद सभी पिशाच उसकी राक्षसी आंखों में काले और सफेद रंग के अलावा कुछ नहीं थे। वे सभी अपनी आत्माओं की चमक खो चुके थे। ये समझ में आता है कि यह केवल ड्रैकुला था क्योंकि उसने एक राक्षस के साथ अनुबंध किया था, लेकिन ये सोचने लायक था कि अन्य पिशाच भी ऐसे क्यों थे। रॉय ने अनुमान लगाया कि ड्रैकुला को धोखा दिया गया था जब उसने उस राक्षस के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। उसे एक मरे हुए व्यक्ति में बदलने के अलावा पिशाचों द्वारा मारे गए लोगों की आत्माएं स्वचालित रूप से राक्षस को अर्पित कर दी जाएंगी। दूसरे शब्दों में, उस अज्ञात दानव ने ड्रैकुला के साथ एक बहुत बड़ा सौदा किया था। ऐसा लगता था जैसे ड्रैकुला एक स्टॉक था और जब तक वह इस स्टॉक को अपने पास रखता, उसे लगातार आत्मा लाभांश मिलता रहता। ऐसा लग रहा था कि वह दानव, हालांकि निम्न श्रेणी का था, निश्चित रूप से अधिक बुद्धिमान था। इन परिस्थितियों में ड्रैकुला अभी भी रॉय को आत्मा कैसे दे सकता था? भले ही उसे एक नया अनुबंध करना पड़े, उसे पिछले दानव अनुबंध को प्राथमिकता देनी होगी जहां तक उसके मानव सेवकों को उसकी ओर से हत्या करने देने का विचार है। तो यह और भी हास्यास्पद था। उन मानव सेवकों ने रॉय के साथ कोई अनुबंध नहीं किया था, इसलिए रॉय उन लोगों की आत्मा प्राप्त करने में असमर्थ होगा जिन्हें उन्होंने मारा था। इसलिए रॉय की राय में ड्रैकुला दूसरा दानव अनुबंध पूरा करने में असमर्थ था, अन्यथा वह अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी दानव को बुला सकता था, बजाय इसके कि रॉय के आने का इंतजार करे और फिर पूछे। ये बताना मुश्किल था कि क्या ड्रैकुला किसी राक्षस को धोखा देकर उसे वह दिलवाना चाहता था जो वह चाहता था। अगर रॉय को इस बारे में ज्यादा जानकारी न होती और वह उसके साथ अनुबंध नहीं करता, तो रॉय अपना राक्षसी खून बिना किसी कीमत के दे देता क्योंकि बदले में उसे एक भी आत्मा नहीं मिलती। अब रॉय को इन राक्षस आह्वानकर्ताओं के मन का अनुमान लगाने के लिए सबसे बड़े बुरे इरादों का उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं थी। जैसे ही रॉय ने सोचा कि ड्रैकुला उसकी परेशानी को समझ गया है और संयम बरतेगा, ड्रैकुला आत्मविश्वास से भरा हुआ था क्योंकि उसने अप्रत्याशित रूप से सुझाव दिया, नहीं महामहिम, मेरे पास आपको एक आत्मा देने का एक तरीका है। इसके अलावा यह एक महान आत्मा है। और ये सुनकर रॉय ने दिलचस्पी दिखाई और अचानक ड्रैकुला के सामने खड़ा हो गया। एक महान आत्मा, आपके पास वास्तव में साधन है। पतित आत्मा, महान आत्मा, ये दोनों नाम ऐसे लगते हैं जैसे ये एक ही मानक के हों। रॉय ने पहले लुसियस में पतित आत्मा की सुगंध महसूस की थी, एक महान आत्मा की गंध कैसी होगी? दुर्भावना रखने और बुरे कर्म करने से आत्मा का पतन होता है। फिर श्रेष्ठ आत्मा कैसे बनती है? रॉय की दिलचस्पी देखकर ड्रैकुला ने उत्साहपूर्वक समझाया, यह विलेलिस परिवार के वंशज की आत्मा है। विलेलिस परिवार के केवल 2 ही वंशज बचे हैं, एक अन्ना है और दूसरा उसका भाई विकेन। लेकिन अब विकेन मेरे हाथों में है। उसे एक वेवुल्फ ने काट लिया था और वह एक वेवुल्फ में बदल गया है। मैं विकेन का उपयोग करके अन्ना को धमका सकता हूँ। उससे कहो कि जब तक वह खुद को बलिदान करती है, मैं उसके भाई को जाने दूंगा। अन्ना के बारे में मेरी समझ के आधार पर वह बहुत संभावना से ऐसा करेगी। जिस क्षण वह खुद को बलिदान करेगी, एक महान आत्मा का जन्म होगा। आप क्या सोचते हैं महामहिम? ड्रैकुला ने उत्साह से पूछा। इस तरह की महान आत्माएं केवल शुद्ध, दयालु और आत्मत्यागी लोगों में ही पैदा होंगी। मेरे द्वारा उस पर उंगली रखे बिना उसकी आत्मा दूसरे राक्षस को नहीं दी जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि विलेलिस परिवार के पूर्वज ने मुझे मारने से पहले कसम खाई थी, इसलिए विलेलिस परिवार के वंशजों को स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्वर्ग सबसे महान आत्माओं को भी स्वीकार नहीं करेगा और आत्मा नश्वर दुनिया में रहेगी। उस समय आपको केवल प्रकट होने और इस महान आत्मा को लेने की आवश्यकता है। ड्रैकुला ने सोचा कि उसके स्पष्टीकरण के बाद रॉय आश्वस्त हो जाएगा और उससे सहमत हो जाएगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से रॉय ने इसके बजाय इस पर विचार किया। नहीं, रॉय ने अपना सिर हिलाया। अगर विलेलिस परिवार की शपथ सच है, तो महान आत्मा की तो बात ही छोड़िए। एक दिन जब तुम मरोगे, तो स्वर्ग विलेलिस परिवार की सभी आत्माओं का स्वागत करेगा, जिनमें वे भी शामिल है जिन्हें तुमने उस राक्षस को अर्पित किया था। हो सकता है कि मुझे उस समय आत्मा को वापस थूकना पड़े। ये संभव नहीं है। अन्ना के मरने के बाद मैं विकेन को मार डालूंगा, तब विलेलिस परिवार बिना वंशजों के रह जाएगा और शपथ पूरी करने में असमर्थ हो जाएगा। आत्मा लेने से तुम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ड्रैकुला मुस्कुराया। इसके अलावा विलेलिस परिवार के सभी सदस्य स्वर्ग नहीं जा सकते। कम से कम मैं और वह व्यक्ति जिसने मुझे मारने के लिए एक राक्षस को बुलाया और एक वेवुल्फ बन गया, वे नहीं जा पाएंगे। भगवान राक्षसों की शक्ति के उपयोग को बर्दाश्त नहीं करते। विलेलिस परिवार के पूर्वज की शपथ में एक खामी है। सच में, रॉय ने आलस से कहा। चलो पहले जब तक तुम ये काम पूरा नहीं कर लेते तब तक इंतजार करते हैं। अब और कुछ कहना बेकार है। ऐसा कहकर रॉय फिर से दूसरी मंजिल पर चढ़ गया और जाने की तैयारी करने लगा। महामहिम, अगर मैं ऐसा करूं तो आपको कैसे पा सकूंगा? ड्रैकुला ने जल्दी से पूछा। ट्रांसिल्वेनिया के मेयर के पास जाओ, उन्होंने ही मुझे बुलाया है। रॉय ने लुसियस को बताने में संकोच नहीं किया। ड्रैकुला ने रॉय की अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियोज। रॉय के जाने के काफी देर बाद कोने में छिपे हुए पिशाच डरते डरते बाहर निकल आए। ड्रैकुला की तीनों दुल्हनें ड्रैकुला के चारों ओर इकट्ठा हो गईं और उत्सुकता से पूछने लगी, गुरुजी, क्या आप सचमुच फिर से किसी राक्षस से मदद मांगने जा रहे हैं? ड्रैकुला ने उनके चारों ओर अपनी बांह डाल दी। ये सिर्फ एक बैकअप योजना है। एक और फ्रैंकेनस्टीन के उपकरणों को बहाल करने की कोशिश कर रहा है, और अगर वे वैज्ञानिक उपकरण हमारे बच्चों को जीवित कर सकते हैं तो हमें दानव से मदद लेने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर वे मशीनें काम नहीं करती हैं तो ये दानव हमारी आखिरी उम्मीद है। ड्रैकुला उन उपकरणों का जिक्र कर रहा था जिनका इस्तेमाल वैज्ञानिक फ्रैंकेनस्टाइन ने अपने वैज्ञानिक राक्षस को पुनर्जीवित करने के लिए किया था। चूंकि ये उपकरण लाशों से बनाए गए राक्षस को पुनर्जीवित कर सकते थे, तो शायद जीवित शिशु पिशाच आसानी से पैदा हो सकते थे। दुर्भाग्य से पुनर्जीवित राक्षस एक बड़ी आग में खो गया था और ड्रैकुला अभी भी उसे खोजने में असमर्थ था। ड्रैकुला को इस नमूने के साथ अधिक आत्मविश्वास होता। तीनों दुल्हनों ने स्वाभाविक रूप से ड्रैकुला की योजना को स्वीकार कर लिया। दुल्हनों में से एक ने कहा, मास्टर, कुछ दिनों में पूर्णिमा की रात होगी, चलो अन्ना को पकड़ते हैं और उसे उसके भाई विकेन का पहला वेयरवुल्फ परिवर्तन देखने देते हैं। उसे अपनी आंखों से अपने भाई को राक्षस में बदलते हुए देखने दो और हमें उसके हार मानने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अन्ना के अलावा एक और व्यक्ति भी है। ड्रैकुला का चेहरा काला पड़ गया। ट्रांसिल्वेनिया के मेयर बैरन लुसियस, लानत है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह एक राक्षस को बुलाने की हिम्मत करेगा। हालांकि मुझे नहीं पता कि उसके और राक्षस के बीच अनुबंध का विवरण क्या है। हमें सतर्क रहना चाहिए। क्या होगा अगर उसने राक्षस से उसे शक्ति देने या उसे एक और वेयरवुल्फ जैसा राक्षस बनाने के लिए कहा? इस शहर में केवल एक ही शासक हो सकता है और वह मैं हूं। ड्रैकुला ने तीनों दुल्हनों को आदेश दिया, उसे ढूंढो, वापस लाओ और सही समय आने पर उसे मार डालो। उसे राक्षस अनुबंध पूरा करने में विफल होने दो। हाँ गुरुजी, तीनों पिशाच वधुओं ने स्वीकृति में सिर झुकाया। ड्रैकुला को यह नहीं पता था कि रॉय ने जाने से पहले उसे जानबूझकर लुसियस का नाम बताया था और ड्रैकुला की प्रतिक्रिया बिल्कुल वैसी ही थी जैसी रॉय चाहता था। कस्टम में डेमन किंग अध्याय 28 सत्य। कस्टम में डेमन किंग अध्याय 28 सत्य ऑनलाइन पढ़ें। सभी पृष्ठ उपन्यास बिन। लुसियस जैसे लालची व्यक्ति से राक्षस भी घृणा करते थे, इसलिए रॉय ने शुरू से ही उसके साथ इस दुनिया में रहने का अनुबंध किया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि लुसियस को अनुबंध पूरा करने देगा। राक्षसों के साथ अनुबंध में एक प्रावधान था, यदि राक्षस के साथ अनुबंध करने वाला पक्ष अनुबंध को पूरा करने में असमर्थ हो तो राक्षस को उस पक्ष की आत्मा छीन लेने का अधिकार है।
लुसियस की आत्मा गिर गई थी कम गुणवत्ता वाली आत्माओं की तुलना में। रॉय निश्चित रूप से उसकी आत्मा प्राप्त करना चाहता था, इसलिए वह लुसियस समनकर्ता को ड्रैकुला के सामने प्रकट कर सकता था, और क्योंकि ड्रैकुला पहले भी इसी तरह के अनुभव से पीड़ित था, इसलिए इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वह लुसियस को खत्म कर देगा। यदि उसने लुसियस को मार दिया होता तो ये लुसियस के साथ रॉय के अनुबंध के समाप्त होने के समान होता, और तब रॉय आसानी से लुसियस की पतित आत्मा को प्राप्त कर सकता था। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद दानव दूसरे पक्ष को मार नहीं सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह उधार के चाकू से हत्या नहीं कर सकता था। रात के आसमान में उड़ते हुए रॉय अपनी योजना के बारे में सोच रहा था। अगर ड्रैकुला बेवकूफ नहीं होता तो वह सबसे पहले लुसियस को पकड़ लेता, उसे कैद कर लेता और उसे दानव अनुबंध को निष्पादित करने का अवसर नहीं देता। लुसियस कुछ समय के लिए नहीं मरता और रॉय को अस्थायी रूप से दानव दुनिया के रसातल में वापस नहीं भेजा जाता। फिर ड्रैकुला इस समय का फायदा उठाकर रॉय के साथ लेन देन करने का तरीका सोच सकता था। हालांकि रॉय को इना की महान आत्मा के बारे में संदेह था जिसका उल्लेख ड्रैकुला ने किया था। उसे लगा कि यह थोड़ा वास्तविक था। ड्रैकुला ने पूरे आत्मविश्वास के साथ बात की होगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि चर्च ने पहले ही वैन हेल्सिंग को यहाँ भेज दिया था। यदि संयोगवश वैन हेल्सिंग ने ड्रैकुला को मार दिया जैसा कि उसने फिल्म में किया था, तो उसके सारे विचार व्यर्थ हो जाएंगे। यही कारण था कि रॉय ने ड्रैकुला से कोई वादा नहीं किया था, बल्कि उसे कहा था कि वह पहले अन्ना की आत्मा को प्राप्त करे। लेकिन एक और खबर थी जिसकी रॉय को बहुत परवाह थी। ऐसा लग रहा था कि राक्षसों के अलावा स्वर्ग भी आत्माओं को इकट्ठा कर रहा था। ड्रैकुला ने कहा कि आत्मा के स्वामियों की मृत्यु के बाद श्रेष्ठ आत्माओं को स्वर्ग द्वारा सक्रिय रूप से एकत्रित कर लिया जाएगा, न कि वे निम्न गुणवत्ता वाली आत्माओं की तरह नश्वर संसार में भटकती रहेंगी। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि महान आत्माएं वे आत्माएं थीं जिनकी स्वर्ग को जरूरत थी। रॉय ने पहले कभी कोई देवदूत नहीं देखा था, लेकिन चूंकि राक्षस मौजूद थे तो स्वाभाविक रूप से देवदूत भी मौजूद होंगे। चूंकि दानव दुनिया का रसातल था, इसलिए उसी तरह उच्च क्रम वाला स्वर्ग भी होगा, और दोनों ही आत्माओं के प्यासे थे। अपने व्यक्तिगत अनुकूलन प्रणाली के साथ और तंत्र के लिए आत्माओं की खपत के माध्यम से रॉय ने सोचा कि आत्माएं एक तरह का बहुत ही विशेष ऊर्जा स्रोत हो सकती हैं। राक्षसों ने आत्माओं को खाकर जादुई शक्ति प्राप्त की, जबकि स्वर्गदूतों ने आत्माओं के माध्यम से पवित्र शक्ति प्राप्त की। लोगों के स्वर्ग में चढ़ने और मरने के बाद नर्क में गिरने के तर्क सभी झूठे थे। बस इतना था कि पतित आत्माओं को राक्षसों द्वारा अधिक पसंद किया जाता था, जबकि महान आत्माओं की स्वर्ग में अधिक मांग थी। बस इतना ही। रुको रुको रुको, लगता है मैं बहुत कुछ जानता हूँ, रॉय ने सोचा, और फिर जल्दी से अपनी इतने बड़े घोटाले के बारे में बहुत कुछ जानने की कल्पना को रोक दिया। फिर यदि ड्रैकुला अन्ना से एक सच्ची महान आत्मा प्राप्त करने में कामयाब हो जाता है, तो क्या मेरे जैसा राक्षस इस महान आत्मा का उपयोग कर सकता है? अगर राक्षस पतित आत्माओं में नकारात्मक ऊर्जा का पक्ष लेते हैं तो महान आत्माओं में जो रहता है वह सकारात्मक ऊर्जा होनी चाहिए। उस स्थिति में क्या राक्षस अभी भी महान आत्माओं को खा सकते हैं? ड्रैकुला कोई राक्षस नहीं था और उसे नहीं पता था कि राक्षस आत्मा क्यों चाहते हैं। उसे बस यही लगता था कि एक महान आत्मा कुछ अच्छी होनी चाहिए, लेकिन एक राक्षस के रूप में रॉय को भोजन विषाक्तता की संभावना पर विचार करना पड़ा। कुछ समय बाद रॉय लुसियस की संपत्ति पर वापस आ गया, और जब वह उतरा तो रॉय पहले ही एक निष्कर्ष पर पहुंच चुका था। राक्षस वास्तव में महान आत्माओं को खाने में असमर्थ हो सकते हैं, लेकिन वह उन्हें पुनःचक्रित करने के लिए अपनी प्रणाली का उपयोग कर सकता है और इसी तरह खुद को मजबूत कर सकता है। इसलिए रॉय ने एक निर्णय लिया, यदि संभव हो तो वह अभी भी ड्रैकुला को धक्का देगा। यदि वह वास्तव में उस महान आत्मा को प्राप्त कर सकता है तो इसका मतलब होगा कि वह इस दुनिया में दो उच्च गुणवत्ता वाली आत्माओं को एक ही बार में प्राप्त कर लेगा, और यह एक व्यर्थ यात्रा नहीं होगी। इसलिए जब रॉय ने लुसियस को अपना स्वागत करते देखा तो उसने उसे बुलाया और उसके कान में फुसफुसाकर कहा। सुनते समय लुसियस बार बार सिर हिला रहा था। इसके बाद रॉय एस्टेट के तहखाने में जाकर बैठ गया, जबकि लुसियस वह काम करने लगा जो रॉय ने उसे करने के लिए कहा था। रॉय अंदर ही रहा। वह आमतौर पर रात में ही घूम पाता था। दिन में जो कोई भी उसे देखता उसे पता चल जाता कि कोई राक्षस आया है, और उसका खुद को उजागर करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए वह तहखाने में ही रहा और सिस्टम के कार्यों का अध्ययन करता रहा। उसने काफी संख्या में आत्माएं एकत्रित कर ली थी। उनमें से अधिकांश दानव दुनिया के रसातल में शिकार करने से और लुसियस द्वारा उसे दी गई 4 मानव आत्माओं से प्राप्त हुई थी। रॉय के पास अब 54 निम्न गुणवत्ता वाली आत्माएं थीं। चूंकि रॉय को यह अंदाजा था कि आत्माएं एक विशेष ऊर्जा स्रोत हैं, इसलिए उन्होंने इस बात की गहन जांच शुरू कर दी कि आत्माओं को भस्म करने से जादुई शक्ति कैसे प्राप्त की जाती है। उन्होंने महसूस किया कि राक्षस आत्माओं को उनके भीतर रहने वाली नकारात्मक ऊर्जा के लिए खाए जाते हैं। नकारात्मक ऊर्जा का मतलब दर्द, लालच आदि की भावनाओं से है जो आत्माओं के जीवित रहते हुए उत्पन्न होती हैं, और चूंकि राक्षसों में ऐसी भावनाएं बहुत कम होती हैं, इसलिए रॉय ने दानव दुनिया के रसातल में जो आत्माएं पकड़ी वे छोटी थीं और उनमें अपेक्षाकृत कम नकारात्मक ऊर्जा थी, जिसके परिणामस्वरूप आत्माओं को खाने के बाद जादुई ऊर्जा की वृद्धि कम हुई। इसके विपरीत, क्योंकि मनुष्य कमजोर थे, वे भावनात्मक रूप से अधिक समृद्ध थे और मृत्यु के दौरान नकारात्मक भावनात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए अधिक प्रवण थे। इस प्रकार मानव आत्माएं बड़ी थीं। उन्होंने महसूस किया कि राक्षस केवल अपनी जादुई शक्ति बढ़ाने के लिए आत्माओं को खाते हैं और संभवतः आत्माओं में मौजूद नकारात्मक भावनात्मक ऊर्जा का पूरी तरह से दोहन नहीं करते हैं। इसलिए हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर एक्सप्लेशन बेस्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। कस्टम में डेमन किंग अध्याय 29 वैन हेल्सिंग का आगमन। कस्टम में डेमन किंग अध्याय 29 वैन हेल्सिंग का आगमन ऑनलाइन पढ़ें। सभी पृष्ठ उपन्यास बिन। अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियोज। उसने काफी संख्या में आत्माएं एकत्रित कर ली थी। उनमें से अधिकांश दानव दुनिया के रसातल में शिकार करने से और लुसियस द्वारा उसे दी गई 4 मानव आत्माओं से प्राप्त हुई थी। रॉय के पास अब 54 निम्न गुणवत्ता वाली आत्माएं थीं। चूंकि रॉय को यह अंदाजा था कि आत्माएं एक विशेष ऊर्जा स्रोत हैं, इसलिए उन्होंने इस बात की गहन जांच शुरू कर दी कि आत्माओं को भस्म करने से जादुई शक्ति कैसे प्राप्त की जाती है। उन्होंने महसूस किया कि राक्षस आत्माओं को उनके भीतर रहने वाली नकारात्मक ऊर्जा के लिए खाए जाते हैं। नकारात्मक ऊर्जा का मतलब दर्द, लालच आदि की भावनाओं से है जो आत्माओं के जीवित रहते हुए उत्पन्न होती हैं, और चूंकि राक्षसों में ऐसी भावनाएं बहुत कम होती हैं, इसलिए रॉय ने दानव दुनिया के रसातल में जो आत्माएं पकड़ी वे छोटी थीं और उनमें अपेक्षाकृत कम नकारात्मक ऊर्जा थी, जिसके परिणामस्वरूप आत्माओं को खाने के बाद जादुई ऊर्जा की वृद्धि कम हुई। इसके विपरीत, क्योंकि मनुष्य कमजोर थे, वे भावनात्मक रूप से अधिक समृद्ध थे और मृत्यु के दौरान नकारात्मक भावनात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए अधिक प्रवण थे। इस प्रकार मानव आत्माएं बड़ी थीं। इन सिद्धांतों के आधार पर रॉय ने एक विचार सोचा। उन्होंने महसूस किया कि राक्षस केवल अपनी जादुई शक्ति बढ़ाने के लिए आत्माओं को खाते हैं और संभवतः आत्माओं में मौजूद नकारात्मक भावनात्मक ऊर्जा का पूरी तरह से दोहन नहीं करते हैं। इसलिए तहखाने में 2 दिनों के दौरान रॉय ने अपने पास मौजूद सभी आत्माओं को बाहर निकाला और उन्हें आकार के अनुसार वर्गीकृत किया। फिर उन्होंने समान आकार और आत्मा शक्ति वाली कई आत्माओं को चुना और प्रयोग करना शुरू किया। उन्होंने इन आत्माओं को 2 समूहों में विभाजित किया और एक समूह को रॉय को सीधे निकलना था।
इन आत्माओं को निगलने और सिस्टम इंटरफेस में जादुई ऊर्जा विशेषता का अवलोकन करने के बाद रॉय ने पाया कि विकास दर आमतौर पर प्रत्येक 0.3 से 0.4 के आसपास थी और केवल 2 आत्माएं लगभग 0.5 तक पहुंची। इस डेटा को रिकॉर्ड करने के बाद रॉय ने सिस्टम में ड्राइंग शुरू की। उसका चित्र अभी भी एक औषधि था, लेकिन इस बार उसकी परिभाषाएं अलग थी। उसकी परिभाषाएं थी जादुई ऊर्जा वृद्धि औषधि और आत्माओं का परिष्कृत सुधार। बीमा के लिए रॉय ने इस पर विचार किया और एक और परिभाषा जोड़ी। अधिकतम उपयोग इन 3 परिभाषाओं को तय करने के बाद रॉय ने तुलना के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आत्माओं को सिस्टम में डाल दिया ताकि उन्हें बचाया और मूर्त रूप दिया जा सके। अतीत में भौतिक वस्तुओं के विपरीत रॉय द्वारा बनाया गया जादुई ऊर्जा विकास औषधि 100% उत्पादित किया जा सकता था, क्योंकि औषधि स्वयं आत्माओं का परिष्कृत थी। जिस तरह वह एक आत्मा को परिष्कृत कर सकता था, उसी तरह वह दसियों आत्माओं के लिए भी ऐसा कर सकता था। केवल अंतर परिष्कृत औषधि की मात्रा और आकार का था। जल्द ही रॉय के पास एक औषधि की बोतल आ गई। उसने उसे देखा और फिर उसे पीने के लिए अपना सिर उठाया। उसने पहले 12 आत्माओं को खा लिया था और जादुई ऊर्जा विशेषता में 4.2 की वृद्धि प्राप्त की थी। हालांकि इसे पीने के बाद 12 समान आकार की आत्माओं के अर्क से बनी जादुई ऊर्जा वृद्धि औषधि की इस बोतल ने उसकी जादुई ऊर्जा विशेषता को 10 से बढ़ा दिया। दूसरे शब्दों में, इस प्रणाली द्वारा उत्पादित आत्मा निष्कर्ष औषधि ने आत्माओं को सीधे भस्म करने की तुलना में जादुई ऊर्जा को 2 गुने से भी अधिक बढ़ा दिया। रॉय की अस्थायी योजना अब स्थापित हो चुकी थी। उसे लगा कि अब उसे आत्माओं को खाने के मामले में खुद पर नियंत्रण रखना होगा। हालांकि आत्माओं को खाने से उसे उनके स्वाद का आनंद लेने की अनुमति मिलती थी, लेकिन इससे वास्तव में वह ऊर्जा कम हो जाती थी जिसे वह आत्माओं से प्राप्त कर सकता था। अगर वह अपनी जादुई ऊर्जा को जल्दी से बढ़ाना चाहता था, तो सबसे अच्छा तरीका था कि आत्मा को औषधि निकालने के लिए सिस्टम का उपयोग किया जाए। अब जब रॉय की जादुई ऊर्जा विशेषता 23.5 तक बढ़ गई थी, तो उसने पाया कि वह साइकोकाइनेसिस को 2 गुने समय तक बनाए रख सकता है। वायरस की मजबूती से आई ताकत और गति में वृद्धि अब रुक गई थी, जिससे पता चलता है कि उसने अपने दानव शरीर की मौजूदा क्षमता को पूरी तरह से विकसित कर लिया था, इससे पहले कि वह एक बेहतर शरीर विकास औषधि बना पाता। ये दोनों विशेषताएं अपने चरम पर पहुंच चुकी थीं। ये 2 विशेषताएं रॉय की हाथापाई की क्षमता की गारंटी देती हैं। इन परिस्थितियों में रॉय को स्वाभाविक रूप से अन्य रास्ते तलाशने पड़े। उसे लंबी दूरी के हमले के तरीके विकसित करने की आवश्यकता थी और इसी तरह लंबी दूरी के हमले के तरीकों के लिए उसे कौशल बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली आत्माओं का उपयोग करने की आवश्यकता थी और उच्च जादुई ऊर्जा विशेषता कौशल बनाने के बाद मौलिक गारंटी थी। इस बीच 2 दिनों के दौरान जब रॉय तहखाने में शोध कर रहा था, ट्रांसिल्वेनिया के छोटे से शहर में एक के बाद एक अजीब चीजें घटित हुई। पिछले 2 दिनों में कई लोग गायब हो गए थे। ये लोग शहर के बेघर लोग थे और उनके गायब होने के कुछ समय बाद ही उनकी लाशें मिल गईं। लोगों को शुरू में लगा कि पिशाचों ने उन्हें पकड़ लिया है, लेकिन बाद में उनकी लाशें मिलने पर उन्हें एहसास हुआ कि उनकी हत्या कर दी गई थी। कहने की जरूरत नहीं कि लुसियस ने इन बेघर लोगों की हत्या की थी। सबूत के तौर पर रॉय को वे आत्माएं मिली थी। समस्या ये थी कि शहर के लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था, क्योंकि लुसियस ने ये काम बहुत ही चुपके से किया था। लोग घबरा रहे थे और आपस में चर्चा कर रहे थे कि हत्यारा कौन है। इस समय वैन हेल्सिंग और उनके सहायक चर्च भिक्षुकाल इस शहर में पहुंचे। ट्रांसिल्वेनिया इतने सालों से बंद था और लोग लंबे समय से एक दूसरे से परिचित थे, इसलिए जब वैन हेल्सिंग और काल दिखाई दिए तो उन्हें तुरंत पता चल गया कि उनके बीच अजनबी लोग हैं। हाथों में हथियार लिए लोगों ने अचानक दोनों को घेर लिया। पिशाचों की छाया में लोग अजनबियों के प्रति अत्यधिक संदिग्ध थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये स्वयंभू राक्षस शिकारी अक्सर अपनी क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर बताते थे और पिशाच काउंट ड्रैकुला को खत्म करने के लिए यहाँ आना चाहते थे। ड्रैकुला ने बिना किसी अपवाद के इन सभी लोगों को मार डाला और फिर ड्रैकुला और उसकी दुल्हनें शहरवासियों पर टूट पड़ी, जिससे तबाही मच गई। वैन हेल्सिंग और काल इस बात से अनजान थे, इसलिए उन्हें पता नहीं था कि जब शहर के लोगों ने उन्हें घेर लिया तो क्या हो रहा था। शहर के लोगों की ठंडी और सुन्न आंखों को देखकर वैन हेल्सिंग को इस बात पर कोई संदेह नहीं था कि वे उन पर हमला करके उन्हें मार डालेंगे। वह अपनी पीठ के पीछे पहुंचा, अपना हथियार निकालने के लिए तैयार। तुम घूमो। इस समय वैन हेल्सिंग ने अपने पीछे एक मधुर आवाज सुनी। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि एक गोरी सुंदरी कुलीन महिला के कपड़े पहने हुए थी। यह महिला निश्चित रूप से विलेलिस परिवार के 2 बचे हुए वंशजों में से एक थी, अन्ना विलेलिस। हालांकि अब उसके पास कुलीनता की उपाधि नहीं थी, लेकिन विलेलिस परिवार कभी अमीर था, इसलिए उसके कपड़े गरीब शहरवासियों, खासकर दाग धब्बों से ढके चेहरे वाली महिलाओं से बिल्कुल अलग थे। अन्ना स्वाभाविक रूप से तुलना में चमकदार दिखती थी। अपनी टोपी उतारो। अन्ना ने अपने हाथ कमर पर रखे, थोड़ी उठाई और वैन हेल्सिंग को आदेश दिया, अपना चेहरा दिखाओ। क्यों? वैन हेल्सिंग ने पूछा। क्योंकि हम अजनबियों पर भरोसा नहीं करते, अन्ना ने जवाब दिया। साथ ही सज्जनों, आपको अपने हथियार भी उतारने होंगे। आओ और इसे आजमाओ। वैन हेल्सिंग के लिए सहमत होना असंभव था और उसने अपनी बंदूक पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। इस समय एक और आवाज आई, मैं जानता हूं कि वह कौन है। लोगों ने आवाज के स्रोत को देखा और पाया कि यह आवाज उनके लंबे समय से अनुपस्थित मैर की थी। ये बैरन लुसियस है। क्या वह हमेशा पिशाचों से बचने के लिए अपने मनों में नहीं छिपता है? वह अब क्यों दिखाई दिया? लगता है उसका वजन कुछ कम हो गया है। बकबक को अनदेखा करते हुए लुसियस भीड़ से बाहर निकलकर वैन हेल्सिंग की ओर बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, सज्जनों, मैं जानता हूं कि आप कौन हैं। लंदन, पेरिस, आपके वांटेड पोस्टर हर जगह लगे हुए हैं, है ना? वैन हेल्सिंग, तुम हत्यारे हो। यही कारण है कि तुम अपनी टोपी उतारने और खुद को प्रकट करने की हिम्मत नहीं कर पाते, है ना? लुसियस की बातें सुनकर शहर के लोग हंगामा करने लगे। वांटेड पोस्टर? क्या यह आदमी हत्यारा है? परिणाम स्वरूप लोगों ने तुरंत वैन हेल्सिंग को कुछ दिन पहले हुई अनेक बेघर लोगों की हत्याओं से जोड़ दिया। अरे, क्या इसका मतलब यह है कि उसने हमारे शहर के लोगों को मार डाला है? ये गलत नहीं हो सकता। हालांकि बैरन लुसियस डरपोक है, लेकिन वह एक कुलीन व्यक्ति है और उसके पास सटीक खबरें हैं। अगर वह कहता है कि वह आदमी हत्यारा है तो वह निश्चित रूप से गलत नहीं है। हत्यारा? वह हत्यारा है। पकड़ो उसे, जलाकर मार डालो उसे। शहरवासियों को लगातार भावुक होते देख वैन हेल्सिंग खुद को कड़वी मुस्कान से नहीं रोक पाया। वांटेड पोस्टर असली थे। वैन हेल्सिंग ने कई राक्षसों को मारा था जो वास्तव में इंसानों से रूपांतरित हो गए थे और मरने के बाद ये राक्षस अपने मूल मानव रूप में वापस आ गए। इस वजह से कई लोग जो सच्चाई नहीं जानते थे उन्हें गलतफहमी हुई और उन्होंने उसे हत्यारा समझ लिया और वह विभिन्न शहरों में प्रथम श्रेणी की हत्या के लिए वांछित था। अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियोज। लुसियस की उपस्थिति एक बहुत बड़ा परिवर्तनकारी कारक थी। उसकी उपस्थिति के कारण ही नगरवासी उत्तेजित थे। कोई भी व्यक्ति अपने शहर में एक वांछित हत्यारे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा। अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए वे चाहे कितने भी डरपोक क्यों न हो, आगे आएंगे। उसे पकड़ो, लुसियस ने भीड़ से चिल्लाते हुए कहा। महापौर के नाम पर मैं तुम्हें इस हत्यारे को गिरफ्तार करने का आदेश देता हूं। मैं वादा करता हूं कि उसके नाम का इस्तेमाल इस शहर के पुनर्निर्माण और विधवाओं और अनाथों की मदद के लिए किया जाएगा। इस वादे का असर बहुत भयानक था। ये सुनते ही कुछ लोग तुरंत वैन हेल्सिंग पर टूट पड़े और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे। कस्टम मेड डेमन किंग अध्याय 30 बदला हुआ प्लॉट। कस्टम मेड डेमन किंग अध्याय 30 बदला हुआ प्लॉट ऑनलाइन पढ़ें, सभी पेज नॉवेल बिन।
वैन हेलसिंग बिना लड़े कैसे हार मान सकता था। वह शुरू से ही एक घमंडी व्यक्ति था, यहाँ तक कि जब उसे अज्ञानी लोगों द्वारा हत्या के लिए वांछित किया गया था तब भी उसने कभी कुछ भी स्पष्ट करने की जहमत नहीं उठाई। ये पहली बार नहीं था जब वह खुद को ऐसी मुश्किल में पाया। उसने तुरंत अपनी पीठ के पीछे रखी पिस्तौल निकाली और आसमान में 2 गोलियां दाग दी। गोलियों की आवाज सुनकर शहर के लोग डर गए। उनके हाथ में सिर्फ कुल्हाड़ी, दरांती और गोबर की कांटे थे और वे बंदूकों की ताकत समझते थे, इसलिए बेशक उन्होंने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। अतीत में वैन हेलसिंग ने घिरे होने की समस्या को हल करने के लिए इस पद्धति का इस्तेमाल किया था और सोचा था कि इस बार भी ऐसा ही होगा। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस बार कोई दुर्घटना होगी। मैं लूसियस ने भी एक बंदूक निकाली और उसे वैन हेलसिंग पर तान दिया। अगर तुमने विरोध करने की हिम्मत की तो मैं गोली मार दूंगा, लूसियस ने भयभीत होकर कहा। वैन हेलसिंग अब मुश्किल स्थिति में था। क्या उसे वाकई इन लोगों से लड़ने के लिए गोली चलानी पड़ेगी? अगर ऐसा है तो वह वाकई हत्यारा होगा। वह चर्च के पवित्र आदेश के शूरवीरों द्वारा पिशाच ड्रैकुला को नष्ट करने के लिए यहाँ आया था। अगर पूरा शहर उसका पीछा करे तो वह अपना काम कैसे पूरा करेगा? वैन हेलसिंग भिक्षुकाल पर भरोसा नहीं कर सकता था। इस विषय का सामना करते हुए वह पहले से ही डर के मारे सिकुड़ चुका था। वैन हेलसिंग ने आज्ञा मानने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई। उसने अपनी बंदूक नीचे रख दी और आत्मसमर्पण में दोनों हाथ ऊपर उठा दिए, खुद को उन बड़े आदमियों की दया पर छोड़ दिया जो उसके हाथों को पीछे की ओर मुड़कर उसे जमीन पर दबा देते थे। उसे बांध दो। लूसियस को आज बहुत गर्व महसूस हुआ और उसने बड़ी प्रसन्नता से आदेश दिया। हालांकि इस समय चुपन्ना ने अचानक कहा, रुको, आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। वैन हेलसिंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने अपना सिर घुमाया और उस महिला की ओर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसकी मदद के लिए क्यों बोल रही है। लूसियस का चेहरा काला पड़ गया। क्यों? अन्ना ने जवाब दिया, अगर वह वाकई वैसा ही है जैसा तुमने कहा और अगर उसका नाम वैन हेलसिंग है तो उसे सिर्फ एक वांछित अपराधी ही नहीं बल्कि एक बहुत मशहूर राक्षस शिकारी भी होना चाहिए। मुझे उसका नाम पता है। ऐसा कहा जाता है कि उसने 100 साल पहले एक पिशाच को मार डाला था। नगरवासियों में हलचल मच गई। राक्षस शिकारी, पिशाच शिकारी। लूसियस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसे याद आया कि रॉय ने उसे क्या कहा था। मिस अन्ना, आप उसके लिए गारंटी कैसे देंगी? उसके जवाब का इंतजार किए बिना उसने कहा, मिस अन्ना, मुझे ये बताने से नफरत है, लेकिन मैं फिर भी आपको याद दिलाना चाहता हूँ। मैं आपके परिवार द्वारा भगवान से की गई शपथ और सदियों से ड्रैकुला को मारने के आपके परिवार के प्रयासों की प्रशंसा करता हूँ। हालांकि क्या आपने कभी सोचा है कि यह आपके परिवार की अक्षमता ही है जिसके कारण ड्रैकुला आज भी जीवित है, जिसके कारण ट्रांसिल्वेनिया सैकड़ों वर्षों से पिशाचों से पीड़ित है। इस शहर के हर घर ने पिशाचों के कारण अपने रिश्तेदारों को खो दिया है और यह सब आपके परिवार की अपूरणीय जिम्मेदारी है। भाषा एक कला है और लूसियस ने वर्तमान स्थिति के बारे में जो कहा वह वास्तव में सच था। विलेलिस परिवार के वंशज होने के नाते अन्ना और उनके भाई विकेन को हमेशा शहर में विशेष व्यवहार का आनंद मिला था। ये पिशाचों को खत्म करने में उनके परिवार के प्रयासों की प्रशंसा करने वाले लोगों का परिणाम था, लेकिन इस आपदा की जड़ भी उनके परिवार से ही निकली थी। जब लूसियस ने रॉय के निर्देशानुसार ये तथ्य बताए तो वहां उपस्थित लोगों ने अन्ना की ओर देखा और उनकी आंखें चमक उठी। लूसियस के शब्दों ने उनके प्रियजनों को खोने की दर्दनाक यादें ताज़ा कर दी, लेकिन कई लोगों के पास अपनी कुंठाओं को व्यक्त करने का कोई रास्ता नहीं था। भीड़ में से एक महिला ने अचानक जमीन पर थूक दिया। इस थूकने से एक लहर जैसा प्रभाव पड़ा जिससे अन्य लोग अन्ना की ओर ऊँगली उठाने लगे। बैरन, लूसियस सही कह रहे हैं, पिशाचों के सारे दुष्स्वप्न उनके परिवार से ही उत्पन्न होते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता, पिशाचों को मारने के बाद उनके परिवार की आत्माएं स्वर्ग में कैसे प्रवेश कर सकती हैं? ये सही है, हम में से उन लोगों का क्या होगा जिन्हें पिशाचों ने नुकसान पहुंचाया है? पिशाचों द्वारा मारे गए लोगों की आत्माएं नरक में जाएंगी। यह अनुचित है। आस्था के मामले में हम उनसे किसी भी तरह से बदतर नहीं हैं। परमेश्वर उनके परिवार को विशेषाधिकार क्यों दे रहा है? धीरे धीरे कानाफूसी उंगली उठाने में बदल गई। उन आंखों में घृणा देखकर अन्ना को समझ नहीं आया कि एक साधारण वाक्य ने हालात को ऐसे कैसे बना दिया। वैन हेलसिंग ने सुना और उन्हें भी लगा कि यह बहुत समस्याजनक हो रहा है। वह वास्तव में समझ गया था कि ऐसा क्यों किया गया। उसे भेजने से पहले चर्च ने उसे बताया था कि विलेलिस परिवार ने पूर्वी यूरोप में उसके वामपंथी पक्ष की रक्षा करने में मदद की थी, जिससे चर्च को आस्था के युद्ध में जीत हासिल करने में मदद मिली। इसलिए उसे यह सुनिश्चित करना था कि विलेलिस परिवार का पतन न हो। दूसरे शब्दों में ऐसा इसलिए था क्योंकि विलेलिस परिवार मूल्यवान था। क्या इसका मतलब यह था कि साधारण लोग जिनमें कोई योग्यता नहीं थी इस सब के हकदार थे? वैन हेलसिंग को इस सवाल का जवाब नहीं पता था। कुछ लिखित नियम किसी कारण से अलिखित थे। इसलिए मिस अन्ना, लूसियस ने बंदूक थामे हुए व्यंग्य किया, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ड्रैकुला को खत्म करने के तरीके पर ज्यादा सोचता और शहर के कानूनों में दखल नहीं देता। उसे बांध कर ले जाओ। लूसियस ने हाथ हिलाकर नगरवासियों को आगे बढ़ने का निर्देश दिया। वैन हेलसिंग विरोध नहीं कर सका और भीड़ को उसे दूर धकेलने दिया। ट्रांसिल्वेनिया के सैकड़ों शहरवासी वैन हेलसिंग और काल को शहर के बाहर जंगल की ओर ले गए। शहर में कोई जेल नहीं थी, इसलिए वे आमतौर पर कैदियों को बांधकर जंगल में छोड़ देते थे। जब उसे ले जाया जा रहा था, वैन हेलसिंग बार बार अन्ना की ओर देखने के लिए मुड़ा। अब जब उसे उसकी पहचान पता चल गई थी तो वह सोच रहा था कि कैसे भागा जाए और फिर अन्ना की तलाश करे जो विलेलिस परिवार की वंशज है। वैन हेलसिंग के दिवंगत शरीर को देखकर अन्ना को पता चल गया कि अब से उसके परिवार ने इस शहर में अपना आधार खो दिया है। जैसे ही अन्ना परेशान हुई, उसने अचानक अपने पीछे एक आवाज सुनी, हे प्रिय अन्ना, अब तुम एक दयनीय छोटी सी चीज बन गई हो। अन्ना का दिल धड़क उठा और उसने अपनी कमर से खंजर निकाला और मुड़ी। हालांकि उसके हाथ तुरंत ही रोक दिए गए। ड्रैकुला की दुल्हनों में से एक अपने मानव रूप में उसके पीछे खड़ी थी। अन्ना के चाकू पकड़े हाथ को कसकर पकड़े हुए ये पिशाच दुल्हन आत्मसंतुष्ट दिख रही थी। वह भीड़ के बीच छिपी हुई थी और पूरी प्रक्रिया देख रही थी, इसलिए वह बहुत खुश महसूस कर रही थी। तो सारा समर्थन खोना कैसा लगता है? दुल्हन ने बोलते हुए मुस्कुराया। पिछले सैकड़ों सालों से आपका परिवार इस शहर में हीरो की तरह रहा है, लेकिन अब आप अपराधी बन गए हैं। ये नाटक वाकई बहुत मनोरंजक है। तुम्हें क्या चाहिए? अन्ना ने गुस्से से पूछा और छूटने की कोशिश करने लगी। दुल्हन ने कहा, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण खबर बताने आई हूँ। तुम्हारा भाई अभी मरा नहीं है। क्या? अन्ना अपनी आंखें बड़ी करने से खुद को रोक नहीं सकी। तुमने मेरी बात गलत नहीं सुनी, वह मरा नहीं है। दुल्हन ने उसका हाथ छोड़ा और उसके चारों ओर घूम गई। चलते चलते उसने लालच से अन्ना का खून सूंघा, लेकिन उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। उसे एक वेयरवुल्फ ने काट लिया था। ये सुनकर एना लगभग पागल हो गई, लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाती, दुल्हन ने उसे पीछे से गले लगा लिया और उसके कान के पास हंसी। लेकिन चिंता मत करो, जब तक वेयरवुल्फ का जहर पहली पूर्णिमा से पहले बेअसर हो जाता है तब तक वह एक बेरहम राक्षस में नहीं बदलेगा और यह मारक मास्टर ड्रैकुला के पास बिल्कुल एक ही है। अगर तुम्हें ये चाहिए तो महल में आओ और मास्टर के साथ सौदा करो। अन्ना की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना दुल्हन ने उसे छोड़ दिया, पिशाच में बदल गई और आकाश में उड़ गई। ये सब देख रहे लोग घबरा गए और घबराहट में इधर उधर भागने लगे। सौदा? अन्ना ने अपने होठों को काटा। उसके दिल में संघर्ष हो रहा था। मात्र $1 में विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं।